हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबीसी नर्सिंग क्लासेस में। देखिए, आज हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, और विटामिन्स की जैसे हम बात कर लेंगे, इसके बाद मिनरल्स एक टॉपिक रह जाएगा और आपकी जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो विटामिन्स रहने वाला है और हम कंप्लीट वीडियो में विटामिन्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, विटामिन्स जब हमारे सामने आती हैं तो एक हमारे सामने आता है विटामिन्स एक बहुत छोटा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी डाइट में नेसेसरी हो जाता है, हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन करे उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले जो विटामिन टर्म्स है इसको अपन समझ लेते हैं, ये कहाँ से डराइव हुआ। तो विटामिन जो शब्द है इसके अंदर दो शब्द हमें दिखाई देते हैं। पहला आता है बाइटा और दूसरा आता है एमीन्स। ठीक है, बाइटा जो शब्द है ये बना है हमारे सामने बाइटल से, और एमाइंस जो शब्द है वो बना है हमारे सामने अमीनो एसिड से। ठीक है, यानी वाइटल का मतलब होता है लाइफ, और अमीनो एसिड्स जो हमारे प्रोटीन के मोनोमर्स होते हैं उन्हें अपन अमीनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। तो वाइटल और अमीनो एसिड से ये शब्द बनाए हमारे सामने विटामिन। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन या फिर विटामिन क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो विटामिन आर द वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। पहली चीज़ हमें ये समझनी होगी कि विटामिन एक प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो और मैक्रो हम समझ चुके हैं कि क्या होते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत हमें ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए और आपके प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे जो डाइट है उसमें कम मात्रा में चाहिए लेकिन नेसेसरी होते हैं, ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी आसानी से फंक्शन कर पाए उसके लिए। तो ये एक प्रकार का क्या है, इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है विच वर डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर कैशिमियर फंक, अ पॉलिश बायोकेमिस्ट। जो डॉक्टर कैशिमियर फंक है, जिन्हें शॉर्ट में शी फंक भी कहते हैं, एक पॉलिश बायोकेमिस्ट थे जिनके द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शन कराने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सामने निकल के आता है हमारे। यदि इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो हमारी बॉडी की एक तरीके से ग्रोथ रुक जाएगी, साथ ही साथ हमारी जो बॉडी जो नॉर्मल फंक्शनिंग करती है, नॉर्मल तरीके से जो फंक्शन करती है वो नहीं कर पाएगी, इंटरप्ट उसका जो फंक्शन है वो हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए विटामिन की अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन आर अ ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन दैट आर रिक्वायर्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को यदि हम छोड़ दें तो इसके अलावा एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है जिसे अपन क्या कहते हैं, विटामिन कह देते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन है और इसमें क्या अंतर है कि इनकी जो रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को चाहिए बहुत लिटिल अमाउंट में चाहिए, बहुत कम अमाउंट में चाहिए। वहीं जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन है ये हमारे लिए एनर्जी के सोर्स होते हैं, मसल बिल्डिंग के सोर्स होते हैं। तो इनकी जो हमें क्वांटिटी चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट्स यानी विटामिन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए, वेरी लिटिल अमाउंट में चाहिए। ठीक, बट आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस की यदि बात करें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। यदि हमारी बॉडी को हमें नॉर्मल फंक्शन कराना है, हमारी बॉडी हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी नॉर्मल ग्रोथ करे, नॉर्मल तरीके से रिप्रोडक्शन करे, तो उसके लिए वेरी एसेंशियल चीज़ हो जाती है विटामिन हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे सामने विटामिन की। आगे देखिए अपन ब्लड विटामिन का जो है क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। तो जब हम विटामिन का क्लासिफिकेशन करने जाते हैं तो दो मेजर ग्रुप्स में हम विटामिन को क्लासीफाई कर देते हैं। सबसे पहले रखते हैं अपन फैट सोल्यूबल विटामिन को, देन हम रखते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन को। यहाँ आप देखिए विटामिन को अपने दो क्लासों में क्लासीफाई किया है। पहला है वाटर सोल्यूबल, दूसरा है फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल के अंदर आते हैं आपके विटामिन बी का जो ग्रुप आता है, बी कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर आपकी 8 विटामिन आती हैं। ठीक है, और एक आती है विटामिन सी। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, WBC आप याद कर लीजिए, वाइट ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, उसी तरीके से आपको वाटर सोल्यूबल याद हो जाएंगी। बाकी की जो विटामिन बचती हैं जैसे आपकी A, D, E, K, ये सारी कैसे हैं, आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने चीज़ आती है कि सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं, किस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है। तो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है ये हमें नाम से पता लग रहा है कि ये जो विटामिन है ये फैट के अंदर सॉल्युबल होंगी। ठीक है, तो इनकी जो एब्जॉर्प्शन है यानी कि ये जो विटामिन हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती हैं, ये केवल और केवल फैट की प्रेजेंस में ही सॉल्युबल होती हैं। ठीक है, यानी इनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो केवल और केवल फैट के प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होंगी ये हमारी बॉडी के अंदर। साथ ही साथ ये जो फैट सोल्युबल विटामिन हैं ये हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक स्टोर के फॉर्म में रहती हैं, यानी हमारी बॉडी इनको स्टोर करके रख लेती है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमने ले लिया तो फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लग जाती हैं और एक डिजीज़ हमें कॉज होती है जिसे अपन कहते हैं हाइपर विटामिन नियोसिस। ठीक है, एक डिजीज़ होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, हाइपर विटामिनोसिस। ये डिजीज़ हमें कॉज होती है कब,
जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट सोल्यूबल विटामिन्स को कंज्यूम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो विटामिन्स है ये केवल केवल फैट की प्रेजेंस में ही एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, और यदि हम इन्हें एक्सेस अमाउंट में ले लेते हैं तो फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इनको कंज्यूम कर रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती जा रही है, तो फिर ये डिजीज़ हमें कॉज होने लग जाती है। ठीक है, तो इनकी अब ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म में रहती है, तो इनकी जो डेफिशिएंसी है बहुत कम मात्रा में हमें देखने को मिलती है, यानी बहुत ही ज़्यादा यदि हमने इनकी डाइट में लेना कम कर दिया तब जाके इनकी हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नॉर्मल फॉर्म में हमें इनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन की हम बात करें तो कौन कौन से हैं आपके? ए है, डी है, ई है और के है। ये 4 विटामिन आपकी फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। अब हम बात करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की। तो नाम से हमें पता लग रहा है कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं ये आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो फैट सोल्यूबल विटामिन थी वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो रही थी, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर कभी भी स्टोर फॉर्म में नहीं रहती। ठीक है, यदि हमने एक्सेस अमाउंट में इन्हें कंज्यूम कर भी लिया जाता है तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनसे जो ये डिजीज़ कॉज होने वाली थी हाइपर विटामिनोसिस, ये नहीं कॉज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, चूँकि ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर ही नहीं हो रहे हैं तो फिर हमें इनकी जो डेफिशिएंसी है बहुत जल्दी देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत आसानी से इनकी जो डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो ये जो विटामिन हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं, इनकी हमें रेगुलरली बॉडी को नीड होती है, रेगुलरली हमें इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है, जिसमें आपके विटामिन बी ग्रुप आ जाता है, विटामिन सी आपके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि 2 ग्रुप्स में हमने क्लासीफाई कर लिया, क्या फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, क्या वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ केमिकल नेम देख लेते हैं विटामिन के, कि ए डी ई के ये तो आपके बेसिक नाम हो गए, लेकिन इनके कुछ केमिकल नेम भी होते हैं। सबसे पहले अपन फैट सोल्यूबल विटामिन के नाम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारे सामने विटामिन ए, जिसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगला आता है विटामिन डी, जो कि जिसका नाम होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने विटामिन ई, जिसको कहते हैं अपन टोकोफेरॉल, और दूसरा आता है विटामिन के, जिसको अपन कहते हैं फाइलोक्विनोन। ठीक है, ये 4 विटामिन हैं जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनके केमिकल नेम आपको याद रखने हैं। अगला आता है हमारे सामने वाटर सोल्यूबल विटामिन, जिसके अंदर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन आती है, विटामिन सी आता है। सबसे पहले अपन विटामिन सी की बात कर लेते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। अब अपन विटामिन बी की बात करते हैं, तो विटामिन बी आता है हमारे सामने थायामीन। ठीक है, और विटामिन बी टू की बात करते हैं, सॉरी बी वन हमारे सामने है, जिसे थायमीन कहते हैं, या फिर जनरल वे में बी को भी थायमीन कह देते हैं अपन। ठीक है, विटामिन सी की 3 की बात करते हैं तो ये नियासिन आता है। विटामिन बी 5 की बात करते हैं तो पेंटोथेनिक एसिड आता है। विटामिन बी 6 की बात करते हैं तो पायरोडॉक्सिन हमारे सामने आती है। विटामिन बी 7 की बात करते हैं तो बायोटीन विटामिन हमारे सामने आती है। विटामिन बी 9 की बात करते हैं तो फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड अपन इसे कह लेते हैं। विटामिन बी 12 की बात करते हैं तो कोबालमिन। ये कुछ केमिकल नेम्स थे विटामिन के, ये आपको याद रखने हैं। फैट सोल्यूबल 4 विटामिन हैं, इनके 4 के नाम, और इधर बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। अब अपन एक एक विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन की, और सबसे पहली विटामिन हमारे सामने आ रही है विटामिन ए, जिसका नाम होता है रेटिनॉल या फिर कैरोटीन। ठीक है, क्या होती है विटामिन ए? हमने पहले देखा कि ये एक प्रकार की क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ये फैट के अंदर डिजोल्व होगी और देन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। ठीक है, अगर फैट हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, यानी फैट की कमी है हमारी बॉडी के अंदर, तो सीधी सी बात है विटामिन ए की भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, यदि हम प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो ये येलो कलर में हमें दिखाई देती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, और एक पिगमेंट के फॉर्म में ये प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है। आपने जब प्लांट्स के बारे में पढ़ा होगा तो एक कैरोटीन नाम का पिगमेंट होता है, जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, फोटोसिंथेसिस में उनकी हेल्प करता है। तो जो येलो कलर है प्लांट्स के लिए, वो कैरोटीन देते हैं। ठीक है, कैरोटीन पिगमेंट होता है, और जो उसी जो कैरोटीन है वो विटामिन ए का क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। ठीक है, तो जो कैरोटीन है विटामिन ए लाइक एक्टिविटी करता है, एंड इट इज़ कन्वर्ट टू विटामिन ए इन द बॉडी। यानी कि एक तरीके से हम बात करें कि जो कैरोटीन पिगमेंट है ये विटामिन ए का प्रिकर्सर के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहता है। देन ये विटामिन ए को कन्वर्ट करता रहता है हमारे लीवर के अंदर, यानी विटामिन ए का फॉर्मेशन ये करता रहता है। ठीक है, ये विटामिन ए के बारे में हमने बात करी। आगे देखिए हम इसकी बात करते हैं आरडीए के बारे में, यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कितना हमें रिकमेंड किया जाता है इसको लेने के लिए। तो यदि हम विटामिन ए की बात करते हैं तो 2 मिलीग्राम हमें बताया जाता है कि आप 2 मिलीग्राम के आसपास इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन यदि हम विटामिन के प्रीकर्सर की बात करते हैं, लाइक रेटिनॉल की या फिर बीटा कैरोटीन की, कैरोटीन की यदि हम बात करते हैं, तो इनको यदि हम लेते हैं तो इन्हें हम माइक्रोग्राम के अंदर लिया जाता है। ठीक है, इनको मेज़र करने के लिए माइक्रोग्राम, यहाँ पे साइन बनता है इसका, ये माइक्रोग्राम का साइन है, इसके अंदर इनको मेज़र किया जाता है। अब यदि हम इनकी बात करते हैं कि
किया क्या क्या इनकी मात्रा होनी चाहिए, तो देखिए डेली जो नीड है अप्रॉक्सीमेटली वो 1 से 5 मिलीग्राम है। ठीक, डायरेक्ट हम बात करें विटामिन ए की। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ये जो माइक्रोग्राम का साइन दिया गया है, तो 1 माइक्रोग्राम ऑफ बीटा कैरोटीन लगभग कितना होता है, 25 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल। ठीक, ये एक आपको याद रखना है साइन। अब देखिए यदि हम मैन की बात करते हैं, एक एडल्ट वुमेन की बात करते हैं, बॉय की बात करते हैं, गर्ल्स की बात करते हैं, तो रेटिनॉल जो चाहिए हमें वो 60 मिलीग्राम के आसपास ज़रूरत पड़ती है। और बीटा कैरोटीन की बात करते हैं तो 2400 मिलीग्राम के अंदर हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए इन्फेंट के अंदर यदि हम बात करते हैं तो रेटिनॉल 350 मिलीग्राम और बीटा कैरोटीन 1200 मिलीग्राम के अंदर हमें आवश्यकता होती है। चिल्ड्रन की बात करते हैं, यानी छोटे बच्चे की बात करें, तो रेटिनॉल 400 मिलीग्राम, बीटा कैरोटीन 1600 मिलीग्राम के अंदर हमें इतनी अप्रॉक्सीमेटली जो डाइटरी अलाउंसेस है वो बताई जाती है, रिकमेंड की जाती है। इससे यदि कम हम इसे कंज्यूम करते हैं तो फिर हमें इसकी जो डेफिशिएंसी है या उससे होने वाले जो बीमारी हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और यदि इससे ज़्यादा मात्रा में हम इसे कंज्यूम करते हैं देन ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होने लग जाती है, देन हमें हाइपर विटामिनोसिस रोग हमें देखने को मिलता है। तो ये इसके आरडीए के बारे में हमने बात की। आगे देखिए हम इसके डाइटरी सोर्स की बात कर लेते हैं। यदि हमें विटामिन को कंज्यूम करना है, विटामिन ए को लेना है, तो कौन कौन से सोर्सेज हमारे सामने आएंगे जहाँ से कि हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल सोर्सेज की। दो सोर्स हमारे सामने आते हैं, एनिमल सोर्स और दूसरे होते हैं प्लांट सोर्स। ठीक है, एनिमल सोर्स की हम बात करें तो एग्स आ गए सबसे बढ़िया जो सोर्स है हमारे सामने एनिमल के अंदर। एग्स हो गया, आपकी चीज़ हो गया, साथ ही साथ मिल्क हो गया, लिवर हो गया, फिश हो गई आपके सामने जो फैटी फिशेस होती हैं, चाहे वो कैंड हो या फिर वो फ्रेश फिश हो, वहाँ से आपको विटामिन ए का सोर्स आपको या फिर विटामिन ए आप ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जो एनिमल सोर्स होते हैं वहाँ से आपको रेटिनॉल के फॉर्म में ये जो विटामिन है वो हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि रेटिनॉल है वो एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और जो प्लांट्स हैं उसके अंदर पिगमेंट पाया जाता था जो हमने अभी बात की थी, कैरोटिनॉइड्स या फिर बीटा कैरोटीन। ठीक है, अब देखिए प्लांट सोर्स की हम बात करते हैं। प्रो विटामिन ए यदि हमें लेनी है तो किस तरीके से कौन कौन से हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले आता है ब्रोकली, देन मैंगो। अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी विटामिन ए की बात करते हैं तो एक येलो कलर का पिगमेंट था कैरोटीन, तो जितने भी येलो रंग के या येलो कलर के जो फ्रूट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं या फिर हम कहें फ्रूट्स होते हैं, उनके अंदर हमें बीटा कैरोटीन या फिर विटामिन ए हमें देखने को मिलेगा। लाइक मैंगो की आप बात कर लीजिए, बेल पेपर की आप बात कर लीजिए, स्वीट पोटैटो, कैरेट, कैरेट के अंदर बहुत एक्सेस अमाउंट में पाया जाता है, साथ ही साथ पपाया के अंदर ये पाया जाता है, मैंगो के अंदर पाया जाता है। तो जितने भी पीले कलर के फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये एक्सेस अमाउंट में हमें देखने को मिलता है। स्पिनच यानी कि पालक के अंदर आपको विटामिन ए बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। केल हो गई आपके, ड्राइड एप्रिकॉट्स हो गए और बटरनट स्क्वैश हो गए, इनके अंदर बीटा हम कहें आपको विटामिन ए है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन ये जो फॉर्म है इसकी वो कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जो कि मेनली क्या होता है, बीटा कैरोटीन होती है। ठीक है, तो ये डाइटरी सोर्स थे हमारे सामने जहाँ से हम आसानी से विटामिन ए को कंज्यूम कर सकते हैं। इन फूड्स को यदि हम लेंगे तो हमें विटामिन ए आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। विटामिन ए के क्या क्या फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर यदि हमने इसे कंज्यूम कर लिया। तो सबसे पहला फंक्शन आता है हमारे सामने मेंटेनेंस ऑफ विजन, यानी कि जब भी आप डेफिशिएंसी की बात करते हैं, विटामिन की बात करते हैं, तो ए से हमेशा एक ही जो डेफिशिएंसी होती है उससे एक रोग होता है रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है, तो जब भी विटामिन ए की बात होगी आपको विजन से हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि मेंटेनेंस ऑफ विजन किस तरीके से मेंटेन करता है। तो देखिए एक पिगमेंट है जो कि हमारी कॉर्निया के अंदर पाया जाता है, जिसको कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है, ये रोडोप्सिन पिगमेंट है जो कि हमारी कॉर्निया के अंदर बनता है। इसके फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, विटामिन ए हेल्प करता है। जो डाइट से हमने विटामिन ए लिया, ठीक है, अब ये जो विटामिन ए है ये ऑप्सन प्रोटीन के साथ मिलेगा। ठीक है, विटामिन ए का जो प्रीकर्सर है रेटिनएल्डिहाइड, ये ऑप्सन नाम की प्रोटीन है, उसके साथ हमें मिलेगा। देन हमारी रेटिना में रॉड सेल पाई जाती हैं। ठीक है, उन रॉड सेल के अंदर रेटिनएल्डिहाइड और ऑप्सन दोनों मिलेंगे, देन वो रोडोप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक तरीके से हम देखिए विटामिन ए क्या बना रहा है, रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट बना रहा है। देन जो रोडोप्सिन है ये हमें पर्पल कलर का पिगमेंट है रोडोप्सिन, जो कि नर्व इम्पल्स से थ्रू हमारे जो डिम लाइट में विजन होता है उसको बहुत ज़्यादा बनाता है, यानी कि जो कम लाइट होती है वहाँ पे भी हमें देखने में हेल्प करता है। यदि रोडोप्सिन हमारी आइज़ के अंदर प्रेजेंट होगा, रेटिना के अंदर प्रेजेंट होगा, तो हमें कम लाइट में भी यानी डिम लाइट में भी हमें देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, नहीं तो हमें कम लाइट में दिखाई नहीं देता। आगे देखिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं अगले फंक्शन की। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में ये किस तरीके से हेल्प करता है, तो विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल एंड हेल्थी ग्रोथ। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए एज शोन इम्पेयर्ड एंड इम्प्रॉपर ग्रोथ। यदि विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमें इम्प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि जितनी ग्रोथ हमें चाहिए वो हम नहीं देख पाएंगे।
ठीक है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जो विटामिन ए है वो मेंटेनिंग हेल्थी प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है, यानी कि जो प्रेगनेंसी होती है उसको हेल्थी रूप से मेंटेन करने में विटामिन ए का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है यहाँ पे, ठीक है। साथ ही हम बात करते हैं कि जो मदर्स हैं उनके अंदर यदि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो सीधी सी बात है जो उसका बेबी है जो कि इनके पेट में बन रहा है उसके अंदर भी विटामिन ए की कमी हो जाएगी। देन कई बार क्या होता है कि विटामिन की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाता है कि बच्चा जन्म से ही अंधा पैदा होता है, यानी कि उसे कुछ भी देखने में परेशानी होती है। तो इस वजह से जो विटामिन हैं ये आफ्टर बर्थ ही नहीं होके बिफोर बर्थ भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के लिए। अगली हम बात करते हैं डेवलप्स इम्यूनिटी, यानी इम्यूनिटी को किस तरीके से डेवलप करता है। तो देखिए जो विटामिन ए है जो हमारी बॉडी के अंदर जो एपिथीलिया पाई जाती है, ठीक है, जो स्किन है उसके अंदर एपिथीलिया पाई जाती है, तो उसको नॉर्मली मेंटेन करने के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। और जो एपिथीलिया है वो हमें सेल्फ डिफेंस या फिर हम कहें जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो हमें प्रोवाइड कराता है। ये हमारी बॉडी है, मान के चलिए ये हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है, ऊपर की तरफ जो स्किन पाई जाती है इसके अंदर एपिथीलिया पाए जाते हैं। इस एपिथीलिया को मेंटेन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। यदि इस विटामिन ए को हम नहीं लेंगे तो हमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एपिथीलिया को क्रॉस करके हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे, देन हमें डिजीज़ वो कॉज कर सकते हैं। लेकिन इस विटामिन के थ्रू एपिथीलिया है उसके अंदर जो एपिथेलिया है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन रहता है। देन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है हमारी माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट उसमें हमें हेल्प करता है, ठीक है। साथ ही साथ जो विटामिन ए है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। बोन एंड टूथ डेवलपमेंट, आगे देखिए बोन एंड टूथ डेवलपमेंट में क्या है कि विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल बोन फॉर्मेशन, ठीक है। यदि इसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगी तो हमारी जो बोन ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, जो बोन्स की जो सेल्स होती हैं उनमें इम्प्रॉपर सेल डिवीज़न हो जाता है, जिससे कि जो बोन है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, यानी उनकी जो लंबाई वो नहीं बढ़ पाती। ऐसा ही सेम किसके केस में होता है, टूथ डेवलपमेंट में भी ऐसा ही केस हमें देखने को मिलता है। जो एनिमल है हमारी टूथ के अंदर ऊपर पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाता है, देन जो हमें सेंसिटिविटी है वो हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, तो ये भी फंक्शन है विटामिन का। साथ ही साथ देखिए रिड्यूस रिस्क ऑफ सेवरल डिजीज लाइक एक्ट एज एंटी कैंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो कैरोटीन है जो कि पिगमेंट है किसका, विटामिन ए का, ठीक है। ये एक एंटी कैंसर फाइटिंग कैपेसिटी रखता है, यानी जो कैंसर सेल्स होती हैं उनसे फाइटिंग करने की कैपेसिटी रखता है विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है कैरोटीन, ठीक है। तो इस तरीके से जो कैंसर की जो रिस्क होती है उसको भी रिड्यूस करती है कौन, विटामिन ए। तो ये कुछ फंक्शंस थे विटामिन ए के बारे में हमने बात की। आगे देखिए हम एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन ए देख लेते हैं। तो जो बॉडी है वो विटामिन ए को रेटिनॉल की फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जो एनिमल्स हैं वहाँ से हमें विटामिन ए रेटिनॉल की फॉर्म में प्राप्त होती है, ठीक है। और जो प्लांट हैं वहाँ से हमें जो विटामिन ए है वो बीटा कैरोटीन के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। बीटा कैरोटीन कन्वर्ट इनटू रेटिनॉल इन द इंटेस्टाइन देन एब्जॉर्ब, जो बीटा कैरोटीन है उसको रेटिनॉल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, देन हमारी जो इंटेस्टाइन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑल फॉर्म ऑफ विटामिन ए एब्जॉर्ब इन द बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ फैट, चूँकि ये एक तरीके की फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए इस विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए हमारी बॉडी में फैट की आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे देखिए अब अपन स्टोरेज ऑफ विटामिन ए की बात कर लेते हैं, चूँकि ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या रहती है, स्टोर फॉर्म में रहती है, ठीक है। तो विटामिन ए इज फैट सॉल्युबल सो कैन बी स्टोर्ड इन बॉडी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, चूँकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है इसलिए हमारी बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म तक ये स्टोर रूप में रह सकती है। विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ रेटिनल पैल्मिटेट विद इन स्पेशल फैट स्टोरिंग सेल लाइक स्टिलेट सेल। विटामिन ए है हमारी लिवर के अंदर, ठीक है, हेपेटोसाइट सेल होती हैं, देन उनके नीचे एक सेल होती है जिसे अपन कहते हैं स्टीलेट सेल, ठीक है। स्टीलेट सेल के अंदर ये रेटिनल पाल्मिटेट के रूप में हमारी बॉडी के अंदर क्या रहती हैं, स्टोर फॉर्म में ये रहती हैं। तो ये हो गया आपका क्या, विटामिन ए का स्टोरेज। आगे देखिए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए अपन देख लेते हैं कि यदि विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे सामने आता है क्या, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू सी इन डिम लाइट गेट इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, यानी कि जो कम लाइट होती है यानी थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है उसमें कम दिखाई देता है, इसे अपन क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कह लेते हैं। जो रोडोप्सिन है अ विजुअल पिगमेंट कंटेनिंग विटामिन ए इज नॉट फॉर्म ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी, यानी कि यदि विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट है वो नहीं बनेगा। वो नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है हमें जो नाइट डिम लाइट में देखने की एबिलिटी है वो नहीं मिलेगी। तो जो पर्सन है उसके अंदर डिम लाइट में जो देखने की एबिलिटी है वो वहाँ से खत्म हो जाएगी और वो नहीं देख पाएगा, इसे अपन क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला आता है हमारे सामने जीरोफ्थैल्मिया। जीरोफ्थैल्मिया का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस एंड थिकनिंग ऑफ कंजक्टिवा।
तो जो हमारे अंदर कंजक्टाइवल एपिथेलियम होती है, हमारी आइज़ के अंदर जो कंजक्टाइवल एपिथेलियम होती है उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, उसकी थिकनिंग जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारी आइज़ हैं वो अंदर से डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, और इस डिजीज़ को क्या कहते हैं, कंजक्टिवल ज़ेरोसिस अपन कह देते हैं। अगला आता है हमारे सामने केरेटोमलेशिया, अल्सर ऑन कॉर्निया, यानी जो हमारी आइज़ के अंदर कॉर्निया पाई जाती है उसके ऊपर छाले हो जाते हैं, उसके ऊपर घाव हो जाते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, केरेटोमलेशिया कह देते हैं। आगे देखिए ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी ये विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो सीधी सी बात है हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाएगी या फिर ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी, इसे अपन ग्रोथ रिटार्डेशन भी कह देते हैं। ड्राई स्किन एंड अफेक्ट इम्यूनिटी, क्योंकि मैंने पहले आपको फंक्शन में बताया था तो कि विटामिन ए की जो फंक्शनिंग है उसमें इम्यूनिटी भी रहती है, तो जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। आगे देखिए सिम्टम्स ऑफ विटामिन टॉक्सिसिटी, मान के चलिए हमने एक्सेस अमाउंट में विटामिन को कंज्यूम कर लिया तो फिर हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, हाइपर रिलेटिविटी, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हेडेक हमें हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, स्किन की जो ड्राइनेस है वो भी हो सकती है। अब देखिए यदि आप कम मात्रा में ले रहे हैं तो भी आपकी ड्राई स्किन हो जाएगी, यदि आपको बहुत एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्राई स्किन देखने को मिलेगी। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्पिन, क्यों, क्योंकि जो हमारी विटामिन ए है वो किसके अंदर जाके स्टोर हो रही है, लिवर सेल के अंदर स्टोर हो रही है, स्प्लीन के अंदर जाके ये स्टोर होती है। देन इनके इनलार्जमेंट एंड इनके अंदर स्वेलिंग हमें देखने को मिलेगी। हेयर लॉस हमें देखने को मिलेगा विटामिन ए की टॉक्सिसिटी के फॉर्म में। एलोपीसिया जिसे अपन कहते हैं, फटीग यानी शरीर में थकावट सी हमेशा बनी रहेगी, थका हुआ शरीर महसूस करेगा। एनोरेक्सिया भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ टॉक्सिसिटी के फॉर्म हैं, विटामिन की साइंस हैं, सिम्टम्स हैं। यदि विटामिन की टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ये कुछ हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से विटामिन ए आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करते हैं अगले विटामिन के बारे में। आगे देखिए हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम हमने क्या पढ़ा, कैल्सीफेरॉल पढ़ा। ठीक है, और ये एक प्रकार की क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो जो विटामिन है यानी जो विटामिन डी है, इसकी हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रॉपर्टी है उसे अपन क्या कहते हैं, एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी हमारे सामने निकल के आती है। यानी इसकी जो डेफिशिएंसी है वो रिकेट्स कॉज करती है। तो रिकेट्स से यदि बचना है तो विटामिन डी की हमें जो एडिकेट अमाउंट है वो हमें लेना पड़ेगा। इसलिए इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, एंटी रिकेटिक प्रॉपर्टी हम इसे कह देते हैं। यदि हम बॉडी में सिंथेसिस की बात करें कि किस तरीके से हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है, तो इन ह्यूमन इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 7-डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल विट विच इज़ कन्वर्टेड टू विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। यानी कि ये हमारी बॉडी में 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, ये कैसी है, इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है, जब इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन गिरेंगी, यानी कि जो सन के अंदर यूवी रेज होती हैं, धूप की जो किरणें होती हैं वो इसके अंदर गिरेंगी, देन ये कन्वर्ट हो जाता है कि इसके अंदर विटामिन डी के अंदर। देन विटामिन डी को हमारे जो लीवर है उसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरीके से सिंथेसिस होती है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि ये एक इनएक्टिव फॉर्म है हमारी बॉडी के अंदर पड़ा हुआ रहता है। और आपने कई बार सुना होगा कि धूप में बैठिए तो विटामिन डी मिलती है, तो ऐसा नहीं, विटामिन डी सन की रेज के अंदर प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलरेडी ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहती है 7-डी हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के रूप में, जो कि क्या है, इसकी एक इनएक्टिव फॉर्म है। लेकिन जब यूवी रेज इसके ऊपर पड़ती हैं, इस कंपोनेंट के अंदर यूवी रेज पड़ती हैं, देन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एक एक्टिव फॉर्म में, जिसे अपन क्या कहते हैं, विटामिन डी कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि सन की जो रेज हैं उनके अंदर हमें विटामिन डी देखने को मिलती है, नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, बस उसे एक्टिव करना पड़ता है, तो उस सन की हमें ज़रूरत पड़ती है। आगे देखिए हम इसकी बात करते हैं आरडीए के बारे में, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कितना इसे लेना पड़ता है, कितना इसे रिकमेंड किया जाता है। तो विटामिन डी इज़ कंसिडर्ड एज प्रो हार्मोन एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन बॉडी इन एडिकेट अमाउंट बाय एक्सपोजर टू सनलाइट। यानी कि इसको कंसिडर किया जाता है एज अ प्रो हार्मोन के रूप में, यानी ये एक ऐसी विटामिन है जिसको अपन हार्मोन के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो और हमारी बॉडी में ही ये सिंथेसाइज होती है एडिकेट अमाउंट में। जब सनलाइट के अंदर एक्सपोजर हम लेते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हमारी बॉडी जाती है, देन वहीं हमारी बॉडी के अंदर ये सिंथेसाइज हो जाता है। यूजुअली विटामिन डी इज अवेलेबल फ्रॉम सनलाइट, बट इफ एक्सपोजर इज लेसर देन ICMR एज रिकमेंडेड डेली सप्लीमेंट ऑफ 400 मिलीग्राम या फिर माइक्रोग्राम का ही है वैसे। देखिए यूजुअली जो विटामिन डी है वो सनलाइट से हमें मिल जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो वर्किंग मैन होते हैं, वर्किंग वुमेन होते हैं, वो सुबह 7 बजे 8 बजे भी ऑफिस चले जाते हैं, देन उनको टाइम नहीं मिलता कि वो धूप में बैठ सकें। ठीक है, आप अपनी लाइफ स्टाइल में देखिए आप कितना टाइम धूप के अंदर बिताते हैं, तो हम बहुत कम धूप में बाहर निकलते हैं। देन क्या होता है, तो यदि हमें इसको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़े, सप्लीमेंट की जो लिमिट दी गई है वो कितनी दी गई है, 400 माइक्रोग्राम के अंदर अंदर हम इसे सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका जो रिकमेंड डाइटरी अलाउंसेस है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए,
अब अपन बात करते हैं इसकी डाइटरी सोर्स के बारे में कि यदि हमें विटामिन नहीं मिल रही है लेकिन हमें बाहर से विटामिन को कंज्यूम करना है, सनलाइट या सन एक्सपोजर हम नहीं देख पा रहे, देन हमें डाइट से इसे लेना है, तो फिर क्या क्या चीज़ें हमारे सामने ऑप्शन निकल के आते हैं। तो एल्स देन सनलाइट, यानी सनलाइट के अलावा विटामिन डी इज प्रेजेंट इन फिश लिवर ऑयल, योग एग योग या फिर बटर एंड मिल्क। ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन डी के जहाँ से हम विटामिन डी को ले सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं एज अ डाइट के फॉर्म में। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने मिल्क, यानी आप सबसे ज़्यादा दूध में देख लीजिए विटामिन डी को। देन सनलाइट तो है ही हमारे सामने सबसे बेटर ऑप्शन। देन एग्स आ जाते हैं आपके सामने, यदि आप नॉन वेजिटेरियन तो एग्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। मशरूम के अंदर विटामिन डी हमें आसानी से देखने को मिलता है, पॉर्क के अंदर, बीफ लीवर के अंदर, या फिर आपका रिकॉटा चीज़, ठीक है, सोल और फ्लंडर फिश के अंदर हमें देखने को मिलता है। देन सीरियल्स होते हैं, जो अनाज होते हैं, उनके अंदर भी विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन जो सन एक्सपोजर से जो हमें विटामिन मिलता है उसमें हमें किसी भी प्रकार के डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार के सोर्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आपको धूप के अंदर बैठना है। अब यहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन होता है कि सर कितने बजे, हम तो 12 बजे बाहर निकलते हैं, 1 बजे बाहर निकलते हैं, तो नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा यदि आप उस धूप में बैठेंगे तो आपको हार्म भी हो सकता है, ठीक है, उन यूवी रेज से आपको हार्म भी हो सकता है। सुबह सुबह की जो 7 से और 8 बजे की धूप होती है, बस वही जो है सफिशिएंट होती है। 1 घंटे की जो धूप होती है वही सफिशिएंट होती है विटामिन डी के लिए, क्योंकि यदि इससे ऊपर ऊपर आप देखेंगे 10-11 बजे की गर्मियों के अंदर आप धूप देखेंगे तो बहुत तेज़ वो धूप हो जाती है, उससे आपकी विटामिन डी का तो पता नहीं, लेकिन इसकी ज़रूर बर्न हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ से हमें बचना, जो सुबह 7-8 बजे की जो धूप होती है वो सफिशिएंट होती है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। आगे देखिए अपन फंक्शंस की बात कर लेते हैं, विटामिन डी के फंक्शंस क्या होते हैं। तो विटामिन डी हमें किस में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, कि हमारी जो बॉडी के अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पड़े हुए होते हैं, ठीक है, उनको एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो उनका एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है उसको इंक्रीज कर देती है, कौन, विटामिन डी। तो विटामिन डी आपने देखा होगा, विटामिन डी से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हड्डियों का जो मेन कंपोनेंट है वो विटामिन डी है, या हड्डियों के अंदर विटामिन डी हमें देखने को मिलता है, नहीं। हड्डियाँ किससे मिलकर बनी होती हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनी हुई हैं। और यदि आप विटामिन डी को कंज्यूम करेंगे ज़्यादा मात्रा में तो जो एब्जॉर्प्शन आपका होना है कैल्शियम का, फॉस्फोरस का, जिनसे मिलकर आपकी हड्डियाँ बनी हुई हैं, वो बढ़ेगा। इसलिए विटामिन डी को रिकमेंड किया जाता है हड्डियों के लिए, ठीक है। और यही चीज़ है कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा तो किस तरीके आपकी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इट हेल्प इन नॉर्मल ग्रोथ एंड बोन डेवलपमेंट बाय हेल्पिंग इन कैल्शिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए, बोन की जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसमें हेल्प करता है कैल्शिफिकेशन बोन्स के लिए, या फिर मिनरलाइजेशन बोन्स के लिए उसमें हेल्प करता है कौन, विटामिन डी। तो ये विटामिन डी के दो मेन फंक्शन आते हैं, ठीक है। अब देखिए एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी, ये किस तरीके से होता है। डाइटरी विटामिन डी एब्जॉर्ब फ्रॉम जेजुनम अलॉन्ग विद बाइल सॉल्ट, ठीक है। तो जो जेजुनम है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके अंदर विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो होता है, और साथ ही साथ क्या होते हैं, उसके बाइल सॉल्ट्स भी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फैट्स फ्रॉम फूड एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम बाय सेम पासेस ऑफ फैट ऑब्जॉर्प्शन, साथ ही साथ जो फैट्स होते हैं, फूड के अंदर जो फैट्स होते हैं उनके साथ घुल के ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और साथ ही साथ फैट ऑब्जॉर्प्शन के साथ साथ भी इसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलती है। इट इज़ कन्वर्टेड इनटू मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म बाय अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन, देन इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, मेटाबॉलिकली इसको एक्टिव फॉर्म में कर दिया जाता है अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए स्टोरेज, अपन विटामिन डी की देख रहे थे कि किस तरीके से विटामिन डी फॉर्म होता है, देन किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। तो विटामिन डी के यदि स्टोर की बात करते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, और इनएक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, इसकी 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है। और जब इसको सन एक्सपोजर मिलता है, यानी यूवी रेज मिलती है, देन ये एक्टिव फॉर्म में चला जाता है विटामिन डी 3, ठीक है, कॉमनली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारी स्किन है, ये हमारी स्किन के अंदर एक क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर सन एक्सपोजर यहाँ से मिला, ठीक है, 290 से 315 नैनोमीटर की यूवी रेज यानी यूवी बी रेज इसको मिली, देन ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, विटामिन डी 3 के अंदर। देन विटामिन डी 3 हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाएगा, ठीक है। और हमने कुछ डाइटरी विटामिन डी भी लिए, D2 लिया, D3 लिया, ये दोनों विटामिन सब हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर है। देन इनको भेजा जाएगा कहाँ पे, लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर में इसके बाइल सॉल्ट मिलेंगे, देन इसका प्रोसेस किया जाएगा, प्रोसेस करने के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इसके अंदर 25 हाइड्रोक्सी विटामिन D3, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, किडनी एंड लोकल प्रोडक्शन के लिए बाहर भेजा जाएगा इसको। देन अब ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, 125 हाइड्रोक्सी विटामिन D3 कैल्सिट्रॉल एक्टिव विटामिन D3। अब ये क्या है, यहाँ पर एक्टिव फॉर्म है किसकी, विटामिन D3 की। अभी यहाँ पर ये क्या था, इनएक्टिव फॉर्म था, लेकिन जैसे ही सन एक्सपोजर मिला, लीवर के अंदर भेजा गया, देन प्रोसेस हुई यहाँ से। जैसे ये देखिए विटामिन D3 था, यहाँ पे प्लाज्मा से लीवर के अंदर गया, लीवर से अंदर ये यहाँ आया, देन इसको किसके अंदर चेंज कर दिया गया, एक्टिव विटामिन D3 के अंदर चेंज कर दिया गया। देन आगे जाके ये बायोलॉजिकली अफेक्ट होता है, जीन एक्टिवेशन में हमारी हेल्प करता है, जो बोन्स होती हैं उनमें किस तरीके से ये काम करता है।
ठीक है। तो ये स्टोरेज एंड एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म आपको विटामिन का समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, यदि डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन डी की तो हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, किस तरीके से ये हमें चीज़ें करवाता है। देखिए, सबसे पहली जो बीमारी है रिकेट्स होती है, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलती है। अब रिकेट्स होता क्या है? जी, जो रिकेट्स है बेसिकली हमें बच्चों के अंदर देखने को मिलती है। ये एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि बच्चों को अफेक्ट करती है। और इसके अंदर बच्चों की एज ग्रुप की बात करें तो 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनको ये बेसिकली क्या करती है, अफेक्ट करती है। यदि हम सिम्टम्स की बात करते हैं तो जो रिब्स होते हैं या बोन होते हैं बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती क्योंकि उनके अंदर जो कैल्सिफिकेशन होना है, फॉस्फोरस जमना चाहिए, वो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। देन जो बोन्स है वो छोटी रह जाती हैं। साथ ही साथ जो उनकी चेस्ट होती है, रिब्स होती हैं, चेस्ट वो बाहर निकल जाती है, ठीक है, कबूतर की तरह उनकी जो चेस्ट है वो हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ रिस्ट हो जाता है। नी है वो नॉक नी हो जाते हैं। एंकल जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। और जो स्कल की जो बोन्स होती हैं वो बल्गिंग हो जाती हैं, यानी बहुत बड़ी हो जाती हैं। और जो हेड की बोन बोन है वो आपस में ठीक प्रकार से जॉइंट्स नहीं हो पाती। ये कुछ रिकेट्स के क्या हैं, सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए। साथ ही साथ दूसरी जो डिजीज़ होती है वो कौन सी होती है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो शब्द है इसका अर्थ होता है सॉफ्टनिंग से, यानी जो आपकी बोन्स होती हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, जिससे डिसफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं लेग के अंदर, स्पाइन के अंदर, थोरैक्स के अंदर, पेल्विस के अंदर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी। ये भी क्या है? एक कैल्शियम डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है, या फिर इसे अपन विटामिन डी की डेफिशिएंसी कह देते हैं। इसके सिम्टम्स की यदि बात करें तो पेन इन बैक, ब्लो बैकबोन एंड पेन इन लेग, क्योंकि हड्डियों के अंदर सॉफ्टनिंग है तो वहाँ से हमें पेन देखने को मिलता है। और चांसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस मल्टीपल फ्रैक्चर इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि जो बोन्स हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स फ्रैक्चर हमें देखने को मिल सकते हैं। चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी छोटी सी भी चोट लगी तो आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलने में परेशानी होती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग होती है, ट्रेम्बलिंग ऑफ फिंगर्स हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या थे, सिम्टम्स थे किसके? ऑस्टियोमलेशिया के। आगे हम बात करते हैं डेंटल हेल्थ की, कि डेंटल हेल्थ को किस तरीके से ये कॉज करता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो देखिए, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर यहाँ पर जो टीथ हैं आपके वो इरप्शन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो टीथ का इरप्शन होना चाहिए वो डिले हो जाता है, यानी बहुत लेट में वो दांत निकलते हैं। साथ ही साथ जो टीथ हो जाते हैं वो मोर प्रोन हो जाते हैं किसके? इन्फेक्शन के, यानी उनमें आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही साथ बात करते हैं अगली डिजीज़ की, तो वो क्या होती है? टेटेनी हो जाती है। टेटेनी का मतलब क्या है कि मसल ट्विचिंग यानी मसल के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं, कन्वल्सन हो जाता है मसल्स का, ठीक है। और ये भी किसकी वजह से होता है? विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी से देखने को हमें मिलता है। तो ये कुछ विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डिजीज़ थी जो कि कॉज होती हैं। आगे देखिए, विटामिन डी यदि हमने एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लिया तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, या फिर हाइपर विटामिनोसिस डी क्या चीज़ होती है? यदि एक्सेस अमाउंट में हमने ले लिया तो एक्सेसिव कैल्शिफिकेशन ऑफ बोन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी करने लग जाएगी। देन हमें किडनी स्टोन्स हमें देखने को मिलेंगे, यानी पथरी हमें देखने को मिलेगी। और मेटास्टिक कैल्शिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, यानी कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनके अंदर भी कैल्शिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक किडनी हो गई आपकी, हार्ट्स हो गए, लंग्स हो गए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई, उनके अंदर भी कैल्शिफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगा। हाइपर कैल्शियम, यानी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम एक्सेस अमाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। हेडेक हमें देखने को मिलेगा, वीकनेस हमें देखने को मिलेगा। तो ये कुछ क्या है आपकी विटामिन डी की टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी विटामिन डी है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे हम अगली विटामिन की बात करते हैं। अगली विटामिन की हम बात करते हैं तो वो है विटामिन ई, जिसे अपन क्या कहते हैं? टोकोफेरोल कह रहे थे। तो देखिए क्या होता है कि विटामिन ई इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरोलिटिक विटामिन, यानी कि विटामिन ई को हम टोकोफेरल कह रहे हैं। साथ ही साथ इसका एक जो कॉमन नेम है वो क्या है? एंटी स्टेरोलिटिक विटामिन, यानी कि एक तरीके से नपुंसकता की विटामिन अपन इसे कह सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इवंस एंड बिशॉप नाम के जो साइंटिस्ट थे, इवंस एंड बिशॉप फाउंड दैट दिस इज फैट सॉल्युबल विटामिन इज नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन इन रैट्स। सबसे पहले जो इवन एंड बिशॉप नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन इन रैट्स के लिए नेसेसरी इस विटामिन को देखा। तो इसे अपन क्या कहते हैं? एंटी स्टेरोलिटिक विटामिन भी कह रहे थे। क्योंकि ये विटामिन कैसी है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए ये हमारी बॉडी के अंदर क्या रहती है? स्टोर फॉर्म में रहती है, ठीक है। यदि हम इसकी आरडीए की बात करते हैं कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होता है, तो देखिए आरडीए फॉर विटामिन ई इज लिंक्ड टू पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में प्यूफा कहते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन ई सजेस्टेड बाई ICMR इज 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है। देखिए, ये जो विटामिन ई है ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके साथ लिंक रहती है, ठीक है। तो इसकी जो ICMR के द्वारा जो रिकमेंडेड रिक्वायरमेंट सजेस्ट की गई है वो कितनी है? 0.8 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ असेंशियल फैटी एसिड, यानी जो असेंशियल फैटी एसिड है उसका 1 ग्राम के अंदर 0.8 मिलीग्राम क्या होना चाहिए? आपका विटामिन ई होनी चाहिए। इसका जो आरडी है वो ये बताया गया है,
ठीक है। आगे देखिए, यदि हम इसके डाइटरी सोर्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें विटामिन ई आसानी से मिल सकती है, तो वो हैं वेजिटेबल ऑयल हो गए आपके, साथ ही साथ नट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, इनसे हमें आसानी से विटामिन ई मिल सकती है। इसके अलावा कुछ अदर सोर्स की हम बात करते हैं, ब्रोकली हो गई आपकी, वेजिटेबल ऑयल हमने देख लिया, सैल्मन जो फिश होती है वो हमने देख लिया, ऑलिव्स हो गए आपके, आलमंड्स हो गए, ठीक है, और ब्रूसल्स स्प्राउट्स हो गए आपके, रेड पेपर हो गया, एवोकाडो हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिल सकती है, एग्स हो गए आपके, और बटरनट स्क्वीज हो गया, स्पिनच हो गया, पालक हो गया, ड्राइड एप्रिकॉट हो गया, पीनट्स हो गए, सी बक्सरॉन हो गए। तो ये कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर हाई क्या होती है, विटामिन ई होते हैं। यदि हम इन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमें जो हमारी विटामिन ई की क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए वो हमें आसानी से मिल सकती है। आगे देखिए, अपन फंक्शंस की बात करें कि विटामिन ई के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे सामने। सबसे पहला फंक्शन आता है इसके सामने, एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं जब हम कोई फूड खाते हैं, देन उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो उनके लिए फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं और कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं जो कि चीज़ों को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे आपके पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड था उसका ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो उन चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म करती है। किस तरीके से कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जैसे इस डायग्राम में आप देखिए किस तरीके से है कि प्रोटेक्ट अवर सेल्स अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल है, इसके पास एक फ्री आप समझिए इलेक्ट्रॉन के लिए जगह खाली है, तो एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये काम करके अपना जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देती है। देन ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन फिल कर लेता है और ये फ्री रेडिकल ना रह के नॉर्मल रेडिकल के रूप में बन जाता है। देन हमारी बॉडी से फ्लश आउट इसको कर दिया जाता है। तो एज अ एंटीऑक्सीडेंट ये हमारी बॉडी में काम करती है। यदि ये फ्री रेडिकल रहता तो फिर ये जो प्यूफा है यानी कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनका ऑक्सीडेशन कर देता, देन उसको वहाँ पे ये नष्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो विटामिन ई है ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करती है और अपना इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल को देके उससे जो ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि इसका प्यूफा का, उससे बचा लेती है। ठीक है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। दूसरा होता है रोल इन रिप्रोडक्शन, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। किस तरीके से कि एक्सपेरिमेंटली कुछ देखा गया कि जो एनिमल्स होते हैं जैसे आपके रैट हो गया, ठीक है, उनके लिए हेल्थी प्रेगनेंसी हो गई या फिर जो मिसकैरेज होता है उससे बचाने के लिए विटामिन ई के कुछ उनको डोजेस दी गए। देन ये देखा गया कि ये सच में काम करती है उनकी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए या फिर जो मिसकैरेज होते हैं उनसे बचाने के लिए एसेंशियल होता है क्या, विटामिन ई। तो रिप्रोडक्शन में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगला होता है इसका एंटी एजिंग, यानी एंटी एजिंग क्या होता है कि सीधी सी बात है, यदि फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के अंदर बनेंगे तो उनको हटाने के लिए कौन काम करता है, एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। फ्री रेडिकल हमें एजिंग को बढ़ाते हैं, तो उसको कम करने के लिए अपन एज अ एंटीऑक्सीडेंट इसको ट्रीट करते हैं और ये हमारी बॉडी की जो एजिंग है उसको रोक देती है, यानी थोड़ा कम कर देती है, स्लो कर देती है। इसके अलावा ये क्या करता है, कीप नर्व एंड रेड ब्लड सेल्स हेल्दी। ठीक है, ये जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं या फिर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनको क्या रखता है, हेल्दी रखता है। हेल्प प्रिवेंट क्लॉट फ्रॉम फॉर्मिंग इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ क्लॉट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, उनसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि वो ब्लड के अंदर क्लॉट है वो ना बने। ठीक है, कीप द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए हेल्पफुल करता है। सपोर्ट अवर इम्यून सिस्टम, हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके लिए भी ये सपोर्टिव के रूप में काम करता है, यानी अच्छे से हमारा इम्यून सिस्टम में वर्क करता रहे। तो उसके लिए क्या जरूरी होती है, हमारी बॉडी में विटामिन ई की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब अपन इसका एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म देख लेते हैं विटामिन ई का। पाथवे फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई इज सिमिलर टू दैट ऑफ फैट्स एंड अदर फैट सोल्यूबल विटामिन। इसका कुछ स्पेसिफिकल पाथवे नहीं है विटामिन ई का एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन जैसे फैट्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं, मेटाबोलाइज्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, या फिर जो दूसरे फैट सोल्यूबल विटामिन है जैसे आपका विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, ठीक है, उस तरीके से ही ये क्या करता है, नॉर्मल वे में जो हमारी बॉडी के अंदर फैट सोल्यूबल विटामिन के रूप में काम करते हैं, ऐसे ही ये भी क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और इसका कोई स्पेसिफिकल पाथवे नहीं है। अगले हम बात कर रहे हैं स्टोरेज ऑफ विटामिन ई के बारे में कि विटामिन ई हमारी बॉडी में कहाँ स्टोर रहता है। तो विटामिन ई इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, जो हमारी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू बनता है, फैट जहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है, उसी के अंदर ये क्या रहता है, विटामिन ई भी स्टोर रहता है। क्यों? क्योंकि ये विटामिन ई क्या है, एक तरीके का फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फैट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एज एडिपोज जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर ही इसको क्या कर लिया जाता है, स्टोर करके रख लिया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई, क्या कौन कौन से डिसऑर्डर हैं जो कि इसकी डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है हमारे सामने नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। ठीक है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर क्या होता है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट विटामिन ई डेफिशिएंसी हैज शोन टू प्रोड्यूस सेवरल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक सेंसरी वीकनेस एंड डिस्टर्बेंस अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कॉल्ड एटेक्सिया। देखिए,
विटामिन ई की डेफिशिएंसी से कुछ हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने के लिए मिले, जैसे कि सेंसरी वीकनेस हमें देखने को मिलती है। जो हमारी सेंसेस होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिस तरीके से हमको सेंसेशन लेनी चाहिए नहीं ले पाती। लाइक हमारे ईयर से हमें थोड़ा कम सुनाई देगा, हमें आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, साथ ही साथ हमारी जो स्किन की जो सेंसिटिविटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो कुछ इस तरीके की जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं वो हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ कुछ डिस्टर्बेंस या फिर अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट भी हमें देखने को मिल जाते हैं, यानी हम हाथ को कहीं और उठाना चाह रहे हैं लेकिन उठ किसी दूसरे तरीके से रहा है, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, जो अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होते हैं उसे अपन एटेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एटेक्सिया। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को क्या कहते हैं? एटेक्सिया कहते हैं। अगला आता है हमारे सामने स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होता है? देखिए, जो रिप्रोडक्टिव फेलियर होता है वो भी हमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी से देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस की हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर से अभी कंप्लीटली नहीं पढ़ा गया है, यानी कंप्लीटली इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है कि ह्यूमंस के अंदर भी ये हमें स्टेरिलिटी दिखाता है या नहीं दिखाता है। लेकिन ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड विटामिन जरूर है, यानी ह्यूमन जब अपने रैट्स के अंदर देखा इसके लिए तो ये काम कर रहा था, यानी इसको नेसेसरी या फिर हम कहें ज़रूरत वाली चीज़ थी एक रैट्स के अंदर। लेकिन ह्यूमंस के अंदर यदि हम बात करें तो इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है। अगला है डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट कर देता है। किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले हमने देखा पिछली स्लाइड में कि जो ये जो फ्री रेडिकल के अगेंस्ट हमें विटामिन ई है वो डिफेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? एज अ एंटी ऑक्सीडेंट के रूप में वर्क करता है, ठीक है। अब अब क्या होता है कि कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल्स को क्या कर देती है? ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब यदि ये वहाँ पर प्रेजेंट होगी तो जो असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं होंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं बनेगा, देन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाएंगी। तो यानी कि ये एक तरीके से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी है उसको बचाता है, उसको प्रिवेंट करता है विटामिन ई, ठीक है। अगला देखिए, माल फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि ये देखा गया है कि इसकी जो डेफिशिएंसी है हो जाती है यदि हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं जैसे कि आपके टी लिम्फोसाइट हैं, बी लिम्फोसाइट हैं, उनकी जो काम करने की क्षमता है, उनकी जो एबिलिटी है काम करने की, वो थोड़ी सी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ डेफिशिएंसी हैं विटामिन ई की जो कि हमने बात करी। इस तरीके से आपका विटामिन ई है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम अगली विटामिन की बात करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं विटामिन के के बारे में, जिसे अपन फाइलोक्विनिन भी कह रहे थे, ठीक है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? फाइलोक्विनिन है। अब देखिए क्या है कि दिस विटामिन इज आल्सो नोन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन, ठीक है। हेमरेजिक फैक्टर और कोगुलेशन विटामिन, यानी कि ये एक तरीके की एंटी हेमरेजिक फैक्टर है या फिर कोगुलेशन विटामिन के नाम रूप में भी इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रिवेंटिंग हेमरेज एंड एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग एज विटामिन के इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड अदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, सीधी बात। अब उसके लिए कुछ ब्लड क्लॉटिंग भी ज़रूरी होती है। जैसे मान चलिए हमें कहीं चोट लग जाती है, देन हमें चोट लगने के बाद वहाँ से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब उस ब्लड को रोकना बहुत ज़रूरी है। यदि वहाँ से ब्लड निकलना हमने नहीं रोका तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा? जो ब्लड है उसका लॉस हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगा। अब उसे बचाने के लिए कुछ ब्लड फैक्टर होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करते हैं। देन वो हमारी जो चोट है वहाँ पे जाके एक्ट करते हैं, देन जाल बनाते हैं, एक नेट बनाते हैं, देन वहाँ पर आरबीसी की जो निकल रही है वहाँ से ब्लड निकल रहा है उसको रोकते हैं, जिसे अपन ब्लड क्लॉट कहते हैं, फिर रक्त का थक्का कहते हैं। उस रक्त के थक्के को बनाने के लिए, जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? विटामिन के जरूरी होता है, ठीक है, एसेंशियल होता है। दूसरी चीज़ होती है हेमरेज। हेमरेज का मतलब है चोट लगना, और उस चोट से भी प्रिवेंट करता है कौन? विटामिन के हमें प्रिवेंट करता है। इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? एंटी हेमरेजिक फैक्टर या फिर कोगुलेशन विटामिन भी अपन इसे कह देते हैं। कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को एक जगह पर लाके बाउंड करना, तो उसके लिए कौन काम करता है? विटामिन के काम करता है, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसके रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस की बात करते हैं कि यदि हम आरडीए हमें देता है तो कितना मिलना चाहिए इसका, देयर इज नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर विटामिन के एज देयर इज वेरिएशन इन विटामिन के सिंथेसिस इन इंटेस्टाइन, ठीक है। यानी इसका कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है कि इतना हमें चाहिए, लेकिन इसके कुछ वेरिएशंस हैं जो हमें इंटेस्टाइन के अंदर सिंथेसिस रूप में देखने को मिलते हैं। सो इन जनरल एस्टिमेटेड सेफ एंड एडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन के, तो इन्फेंट के अंदर जनरल वे में कितना होना चाहिए? 10 से 20 माइक्रोग्राम होना चाहिए। एडल्ट के अंदर 70 से 140 माइक्रोग्राम होना चाहिए। यहाँ पर अपन देख लेते हैं, जैसे इन्फेंट के अंदर 2 से 2.5 माइक्रोग्राम पर डे के आसपास होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रंस के अंदर 30 से 60 माइक्रोग्राम पर डे के अंदर होना चाहिए। एडल्ट के लिए 90 से 120 माइक्रोग्राम पर डे होना चाहिए। लेकिन जो प्रेगनेंसी वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग वुमेन है उनके अंदर कितना होना चाहिए? 90 से 120 माइक्रोग्राम पर डे के आसपास की रिक्वायरमेंट होती है। कोई फिक्स नहीं है, कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है, बस जनरल वे में इतना इसका बताया गया है कि इतना होना चाहिए, ठीक है। अब अपन यदि हम इसे बाहर से कंज्यूम करना चाहते हैं
डाइटरी सोर्सेज क्या हमारे सामने इसके लिए होते हैं वो देखिए। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन के इज ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, जैसे कि आपके स्पिनिच हो गया, कोरिएंडर हो गया, रेडिश लीव्स हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, सोयाबीन हो गया, मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे सबसे ज़्यादा विटामिन के हमें किस में देखने को मिलता है, पालक में हमें देखने को मिलता है। धनिया के अंदर जो मूली के जो पत्ते होते हैं, ग्रीन जो उसकी लीव्स होती हैं, कॉलीफ्लावर हो गई, कैबेज हो गई, आपकी सोयाबीन हो गया, मीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके अंदर हमें भरपूर मात्रा में क्या देखने को मिलता है, विटामिन के हमें देखने को मिलता है। तो विटामिन के हमें ज़्यादातर हम कहें वेजिटेबल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो आसानी से हम वहाँ से इसे कंज्यूम कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके फंक्शंस की कि विटामिन के का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि विटामिन के का जो फंक्शन है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के रूप में काम करता है, यानी ब्लड का थक्का यदि बनाना है, ब्लड का जो क्लॉट बनाना है, उसमें ये हेल्प करता है उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। यदि इसकी कमी हो जाएगी तो जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो ईजिली वर्क नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से आपका ब्लड है वो रुकना स्टार्ट नहीं होगा, और नहीं होगा तो ब्लड का लॉस होना स्टार्ट वहाँ से हो जाएगा। तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ब्लड कोगुलेशन है। ठीक है। विटामिन के प्रमोट करता है सिंथेसाइज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग। प्रोथ्रोम्बिन एक हार्मोन है या एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है, हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, वहाँ पे ये हेल्प करता है। ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन बनता है, देन वहाँ से थ्रोम्बिन बनता है, फिर उससे आपके एक नेट बनता है, देन जाके आरबीसी उस नेट में फंस जाती है, देन हमारा ब्लड का क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। तो नॉर्मल क्लॉटिंग के लिए ब्लड के लिए विटामिन के हमें क्या होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है। क्योंकि ये किसको प्रमोट करता है, प्रोथ्रोम्बिन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। साथ ही साथ जो विटामिन के है वो एसेंशियल है टू फॉर्मेशन ऑफ अदर क्लॉटिंग फैक्टर। कुछ टोटल आपके 13 फैक्टर्स होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, हम फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। टोटल 13 फैक्टर के सिंथेसिस के लिए या फिर फॉर्मेशन के लिए भी क्या करता है, हेल्प करता है विटामिन के। इसके अलावा देखिए, मैच्योर प्रोथ्रोम्बिन एंड क्लॉटिंग फैक्टर कंटेनिंग गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट, जीएलए जैसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, आफ्टर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन को बनाने के लिए या फिर जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जिनके अंदर गामा कार्बोक्सी ग्लूटामेट होता है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के बाद, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपके विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन के इज एसेंशियल फॉर द कार्बोक्सिलेज एंजाइम इन्वॉल्व। ठीक है। कार्बोक्सिलेज एंजाइम को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, एसेंशियल होता है विटामिन के। डाईहाइड्रोक्विनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के इज एसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है। ये जो रिएक्शन होती है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है या फिर जो ब्लड क्लॉटिंग की जो रिएक्शन होती है, उसके लिए डाईहाइड्रोक्विनोन फॉर्म ऑफ विटामिन के की एक फॉर्म है डाईहाइड्रोक्विनोन, जो कि जरूरत होती है दिस रिएक्शन के लिए। ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे किसके, विटामिन के। आगे एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म अपन विटामिन के की बात करें तो विटामिन के क्या है, एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है। तो ये सीधी सी बात है, आल्सो एब्जॉर्ब इन प्रेजेंस ऑफ बाइल, यानी कि बाइल या फिर फैट की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होगा हमारी बॉडी के अंदर। सो इट इज़ यूजुअली एब्जॉर्ब इन अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अपर, तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन उसका अपर पोर्शन होता है उसके अंदर ये बेसिकली या फिर यूजुअली हम बात करें वहाँ पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें, विटामिन के की डेफिशिएंसी क्या क्या होती है। तो ईजी बर्वीजिंग हो जाएगी, यानी कि आसानी से आपको चोट लग सकती है। ठीक है। और एक बार चोट लगी देन आपका ब्लड जो वहाँ से लॉस होना स्टार्ट होगा, निकलना स्टार्ट होगा, देन वो रुकेगा नहीं, बहुत आसानी से उसको रुकेगा नहीं, बहुत लेट वहाँ पे जाके अब क्या बनेगा, ब्लड का थक्का बनेगा। ऊजिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स, यानी कि ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, रक्त बहने लग जाता है, जैसे आपके नोज़ हो गए या फिर गम्स हो गए, थोड़ा सा आपने ब्रश किया, थोड़ा तेज़ी से ब्रश किया, तो देन आपकी गम्स वहाँ से रप्चर हो जाएंगे, देन आपसे वहाँ से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बोन्स, पंक्चर्स एंड इंजेक्शन और सर्जिकल साइट्स। जैसे आपके कहीं घाव लगा, छोटा सा एक घाव बना, वहाँ से एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। या फिर पंक्चर हुआ, एक छोटा सा आपने कोई इंजेक्शन लगाया गया, देन इंजेक्शन के लिए जब निडल को अंदर डाला गया तो निडल को बाहर निकाला गया, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ से आपकी ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ कुछ सर्जरी चल रही है आपकी, देन वहाँ से ब्लीडिंग आपका बहुत एक्सेसिव अमाउंट में हमें देखने को मिलेगा, रुकेगी नहीं वहाँ से ब्लीडिंग। ठीक है। अगला देखिए, हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, जो वुमेन्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है बहुत ज़्यादा हैवी आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा उनमें ब्लड आएगा। नॉर्मल 200 से 300 ml ब्लड आता है और उससे ज़्यादा मात्रा में ब्लड वहाँ से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आपकी जो जीआईटी ट्रैक है वहाँ से भी ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अपन खाना खाते हैं तो थोड़ा सा भी यदि अंदर कोई अल्सर वगैरह है, चोट वगैरह लगी हुई है थोड़ी सी, तो वहाँ से ब्लीडिंग है, देन वो किसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी, खाने के साथ आना स्टार्ट हो जाएगी। आपको उल्टियाँ आएंगी तो उल्टियों में भी खून आना स्टार्ट हो जाएगा। खांसी आ रही है, यदि कोई आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर कोई छोटा मोटा कट लग गया है, बाई चांस कुछ भी हो गया, देन आपको खांसी आएगी, तो खांसी के साथ जो कफ आता है उसके साथ आपको ब्लड देखने के लिए मिलेगा।
आप यूरिन कर रहे हैं, यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिलेगा। स्टूल आ रहा है फीटस के साथ जो आपको क्या मिलेगा, ब्लड देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्लीडिंग जब भी आपको देखने को मिल रही है, एक्सेस अमाउंट में यदि ब्लीडिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, तो वहाँ सीधी सी बात है कि इसकी डेफिशिएंसी, विटामिन के की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग होनी चाहिए, जो हमें ब्लड लॉस को रोकती है, खून के थक्का बनाती है, वो वहाँ पे नहीं हो पाती। तो इस वजह से यहाँ पर विटामिन के की डेफिशिएंसी के कुछ लक्षण थे, वो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आपकी जो विटामिन के है वो कंप्लीट हो जाती है। आगे देखिए, हम बात करने वाले हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। चूँकि ये जो विटामिन हैं ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, देन ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रूप में नहीं रह पाती, क्योंकि जैसे ही ये हमारी वाटर के अंदर सॉल्युबल होती है, देन वाटर हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता है, तो उसके साथ साथ ये भी क्या हो जाती है, फ्लश आउट हो जाती है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे सामने, बी और सी। बी के अंदर टोटल 8 विटामिन हैं जिनकी हम बात करेंगे, और एक होती है आपकी विटामिन सी। सबसे पहले अपन विटामिन सी के बारे में बात करेंगे, देन अपन विटामिन अदर विटामिन के बारे में बात करेंगे। लाइक आपके विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी3 हो गया, बी6 हो गया, बी9 हो गया, बी12 हो गया, बी7 हो गया, जिस अपन बायोटीन कहते हैं, एच भी कहते हैं। देन अपन विटामिन सी की बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल आपकी 8 विटामिन तो बी के अंदर हो जाते हैं आपकी कॉम्प्लेक्स, देन एक विटामिन आपकी सी हो जाती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड अपन इसे कह रहे हैं। ये क्या है, देखिए, विटामिन सी इज़ वेल नोन फॉर क्यूरिंग स्कर्वी। जब भी विटामिन सी की बात करते हैं तो इसकी जो कमी से रोग होने वाला रोग है वो स्कर्वी है। ठीक है, तो इसे क्योरिंग स्कर्वी के नाम से भी जाना जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटी स्कॉर्बिट्यूटिक। ठीक है, जैसे अपन एंटी हेमरिक विटामिन कह रहे थे विटामिन के को, इसी तरीके से इसे अपन क्या कह रहे हैं, एंटी स्कर्वेटिक विटामिन कह रहे हैं। विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एंटीऑक्सीडेंट। ये भी हमारी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी की जो हार्म होने वाला है उससे हमें बचाते हैं। तो ये भी एक तरीके से कैसे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हमारी बॉडी में काम करता है। यदि हम विटामिन सी के आरडीए की बात करें, यानी कि डेली रिकमेंडेड अलाउंसेस की यदि हम बात करते हैं विटामिन सी का, तो इसका जनरल वे में बताया गया है 50 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बताया गया है कितना, 50 मिलीग्राम पर डे। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर बात करें अडल्ट मेल की, तो 90 मिलीग्राम पर डे आ जाता है आपका। एडल्ट फीमेल की बात करते हैं 75 मिलीग्राम पर डे आ गया है। प्रेगनेंसी के लिए 100 मिलीग्राम पर डे आ जाता है आपका। लैक्टेशन जो वुमेन है उसके लिए 120 मिलीग्राम। स्मोकर्स के लिए एक्स्ट्रा 35 ग्राम्स आ जाता है। और जो एडल्ट होते हैं उनके आपके कितने आ जाता है, 2000 मिलीग्राम पर डे के आसपास ये आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी होगी कि ये चूँकि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो ये हमारी बॉडी से फ्लश आउट होता जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, वाटर हमें डेली यानी एक्स्ट्रा अमाउंट में इसको लेने की ज़रूरत पड़ती है, और डेली बेसिस पे हमें लेने की हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम सोर्सेज से लेना चाहते हैं तो कौन कौन से सोर्सेज हमारे सामने हैं विटामिन सी के। तो सबसे पहले रोज हिप्स की बात करते हैं अपन, तो 1.7% ऑफ फुल वेट का क्या होता है, उसके अंदर विटामिन सी हमें देखने को मिलता है। यदि हम लेमन की बात करते हैं तो 30 मिलीग्राम पर हमें लेमन हमें ये मिल सकता है, यानी एक लेमन के अंदर हमें 30 मिलीग्राम मिल सकता है। चिली पेपर की बात करते हैं तो 45 मिलीग्राम पर ऑन्स हमें मिल रहा है। स्पिनच की बात करते हैं तो 8 मिलीग्राम पर रॉ कप, यानी एक रॉ कप हमने स्पिनच लिया तो उससे हमें कितना मिलेगा, 8 मिलीग्राम के आसपास हमें विटामिन सी मिलेगा। यदि वाइल्ड स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं तो 85 मिलीग्राम पर कप, यानी एक कप भर के हमने स्ट्रॉबेरी लिया है तो 85 मिलीग्राम हमें यहाँ से मिलेगा। क्रैनबेरी की बात करते हैं तो 23 मिलीग्राम पर कप ऑफ जूस। कैमू कैमू की बात करते हैं तो मोस्ट कंसनट्रेटेड नोन सोर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में यदि मिलता है तो कैमू कैमू है। ब्रोकली के अंदर 51 मिलीग्राम है पर कुकड कप। और साइनी पेपर की बात करते हैं तो 60 मिलीग्राम पर हाफ कप। पोटैटो की बात करते हैं तो 70 मिलीग्राम पर पोटैटो हमें देखने को मिलता है। यदि इंडिया की हम बात करते हैं तो जो गूसबेरी होता है, यानी जो आंवला होता है, वो बहुत ज़्यादा सोर्स है विटामिन सी का, बहुत सस्ता भी मिलता है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी भी हमें देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू लेमन। लेमन से ज़्यादा भी उसके अंदर विटामिन सी हमें देखने को मिलती है। तो यदि आपको विटामिन सी चाहिए तो आप आंवला है, कच्चा आंवला, उसे आप आसानी से खा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अलावा हम बात करते हैं तो इट इज़ वाइडली अवेलेबल इन फूड्स ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, स्पेसिफिकली यदि हम बात करें तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है, गुआवा हो गया आपका, सिट्रस फ्रूट आर गुड सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। सबके खट्टे फल होते हैं, मौसमी हो गया, संतरा हो गया, लेमन हो गया, तो इनसे भी हमें विटामिन सी की जो कमी है वो पूरी कर सकते हैं अपन। ठीक है, आगे चलिए, फंक्शंस ऑफ विटामिन सी की हम बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे सामने निकल के आता है। सबसे पहला फंक्शन है इसका कोलेजन फॉर्मेशन। कोलेजन क्या है, एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है। ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज ए सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन द सेल, यानी कि हमारे जो दो सेल्स हैं उनके बीच में
सीमेंटिंग के रूप में काम करता है कौन, कोलेजन, ठीक है, जो कि हमारी स्किन सेल्स के अंदर पाया जाता है। ये जब बनता है तो उसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी, विटामिन सी की, ठीक है। इन द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एस्कॉर्बिक एसिड इज नेसेसरी फॉर हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है। कोलेजन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, इससे हमारी जो स्किन है वो बेबी सॉफ्ट बन जाती है, ठीक है। नई स्किन बन रही है तो उसके लिए कोलेजन की फॉर्मेशन की ज़रूरत, कोलेजन की ज़रूरत पड़ती है। और कोलेजन से सेल्स हैं हमारी बहुत ज़्यादा सीमेंटिंग है, चूँकि आपस में सेल्स जुड़ी हुई हैं, सीमेंटिंग का काम कर रहा है, तो टाइट सेल्स रहती हैं हमारी बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा रिंकल्स बहुत जल्दी हमें देखने को नहीं मिलती, यानी लटकती नहीं लग जाती है। आपने देखा होगा स्किन बहुत से लोगों की बहुत जल्दी एज में लटकने लग जाती है, तो वो वहाँ पे उसको क्योर करता है, ठीक है। वुंड हीलिंग हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि जो घाव हो जाते हैं स्किन के अंदर, ठीक है, वो आसानी से नहीं भरते हैं, तो उनके लिए भी विटामिन सी की ज़रूरत पड़ती है। सिंथेसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं कुछ हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि नॉर एपिनेफ्रिन हो गया आपका, ठीक है। ये कुछ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर है, तो उनकी सिंथेसिस के लिए भी हेल्प करता है। द रिएक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफान टू सेरोटोनिन, अ न्यूरोट्रांसमीटर, एंड फॉर्मेशन ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम टायरोसिन इन्वॉल्व्ड हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में यूज़ विटामिन सी, ठीक है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जैसे आपका नॉर एपिनेफ्रिन हो गया, ठीक है, ये किससे बन रहा है, ट्रिप्टोफान से सबसे पहले क्या बनता है, सेरोटोनिन बनता है, जो कि ये क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। देन उससे क्या बनता है, आपका नॉर एपिनेफ्रिन बनता है, ठीक है। और इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होती है। और हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए क्या जरूरी होता है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। अगला देखिए आयरन एब्जॉर्प्शन, हमारी बॉडी के लिए आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरी होता है, तो ये विटामिन सी क्या करता है, उस एब्जॉर्प्शन को एनहेंस कर देता है, कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट बन के। तो जो फेरिक आयरन होते हैं उसको रिड्यूस करके क्या बना देता है, फेरस आयरन बना देता है। देन फेरस आयरन हमारी बॉडी आसानी से क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बन के ये उसके जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन है ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमने कुछ दवाइयाँ ली हुई होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी क्या करता है, विटामिन सी हेल्प करता है। इसके अलावा जब कोरोना का टाइम आया था तो तब भी लोगों ने प्रिस्क्राइब किया था विटामिन सी को, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को भी क्या करता है, बूस्ट करता है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन, यानी हमारी बॉडी के अंदर जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन बनने होते हैं, तो उससे क्या करता है, प्रिवेंट करता है। एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर एक काम कर रहा है, तो जितने भी फ्री रेडिकल घूम रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर उनसे ये बचाता है हमारी बॉडी को, ठीक है। आगे देखिए हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, यानी किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। विटामिन सी इन एब्जॉर्ब इन जेजुनम बाय सोडियम डिपेंडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, यानी कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा सोडियम पोटेशियम जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप होता है उसके द्वारा ये हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होता है। और कहाँ पे ये एब्जॉर्ब होता है, जेजुनम के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। तो इसके लिए एनर्जी की हमारी बॉडी को नीड होती है, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर आरबीसी है, देन आरबीसी से ये सब जगह हमारी बॉडी में भेजा जाता है, जैसे आपके लंग्स में जाएगा, हार्ट्स में जाएगा, मसल्स में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, किडनी में जाएगा, एड्रीनल में जाएगा, लिवर में जाएगा, ब्रेन में जाएगा। तो सब जगह ये ब्लड प्लाज्मा से पूरी जगह भेज दिया जाता है, मेटाबॉलिज्म इसका कर दिया जाता है एब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। सॉरी, मेटाबॉलिज्म होने के बाद इसको एब्जॉर्ब हमारी बॉडी के लिए कर लिया जाता है, देन ब्लड के द्वारा जिस ऑर्गन को इसकी नीड होती है वो उसे वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब बात करते हैं अपन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, यानी हमारी बॉडी के अंदर यदि डेफिशिएंसी हो गई है तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। डिफेक्ट इन कोलेजन फॉर्मेशन, इन कोलेजन का फॉर्मेशन वो डिफेक्ट होगा, कोलेजन फॉर्मेशन जितना हमें चाहिए उतना नहीं होगा, देन हमारी स्किन है वो लटकने लग जाएगी, ठीक है। डिलेड वुंड हीलिंग, जो वुंड हीलिंग है उनकी डिले हमें देखने को मिलेगा, यानी कि जो घाव जल्दी भरने चाहिए तो वो नहीं भरेंगे। देन इससे जो सबसे बड़ा जो रोग होता है उसे अपन कहते हैं स्कर्वी, ठीक है। इट इज़ मोस्ट सिवियर फॉर्म ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी, इट इज़ यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ faulty cooking habits or inadequate intake of fresh vegetable and fruits. It affects children as well as adult, यानी कि ये जो स्कर्वी है ये रोग है विटामिन सी की डेफिशिएंसी का, बहुत कॉमन रोग है और बहुत ज़्यादा जाना पहचाना रोग है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिम्टम्स क्या क्या होते हैं स्कर्वी के, जिससे ये हमें क्लियर हो सके। तो हेमरोजिक स्पॉट ऑन स्किन, ठीक है, छोटे छोटे चोट्स के निशान, घाव के निशान हमारी बॉडी के स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग आएगी हमारी बॉडी के अंदर, इन्फेक्शन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लीडिंग्स हमें देखने को मिलेगी। एनीमिया हो जाएगा, यानी खून की कमी हो जाएगी। वेट के अंदर अचानक से हमें कमी देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा। फटीग एंड वीकनेस आ जाएगी, थकावट हमारे शरीर के अंदर रहेगी। फाउल स्मेल इन माउथ, यानी मुंह से थोड़ी सी गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। इसके अलावा टीथ में लूज एंड इवेंचुअली फॉल आउट, जो हमारे दांत हैं वो बहुत लूज हो जाएंगे।
साथ ही साथ वो हो सकते हैं बाहर भी आ जाएँ, गिरने भी लग जाएँ। तो ये स्कर्वी के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ठीक है? यदि बच्चों में बात करें स्कर्वी के क्या-क्या सिम्टम्स हैं, तो एनीमिया एंड पेनफुल लिम्ब्स, आपके चाइल्ड बिकम पेल एंड इरिटेबल। ठीक है, जो छोटा बच्चा है उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी, उसके पैरों में हमेशा दर्द रहेगा और जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि किसके हैं, विटामिन सी के हैं, स्कर्वी के सिम्टम्स हैं। ये विटामिन की हम बात करते हैं तो वो है आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर आपके टोटल 8 विटामिन आते हैं। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले आएगा विटामिन V1 जिसे थायामीन कहते हैं, फिर V2 आएगा जिसे राइबोफ्लेविन कहते हैं, फिर V3 आएगा जिसे नियासिन कहते हैं, फिर B5 आएगा जिसे पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, फिर B6 आएगा जिसे पैराडॉक्सिन कहेंगे, B7 आएगा जिसे बायोटीन कहेंगे, फिर B9 आएगा जिसे फॉलेट या फिर फॉलिक एसिड कहेंगे, और फिर आएगा विटामिन B12 जिसे कोबाल्मिन कहेंगे। ठीक है, या फिर कोबाल्टेट भी अपन इसे कह देते हैं। तो ऐसे करके टोटल आपके सामने 8 विटामिन आएंगे। इससे मिलके आपका क्या बनता है, विटामिन वी कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, और ये एक ऐसी विटामिन है जिनका ज़्यादातर जो मेजर रोल है आपका वो एंजाइम्स के सिक्रेशन में या फिर हमका एंजाइम के एक्टिवेशन में काम करते हैं। ठीक है, तो एक एक की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विटामिन V1 की, और जिसे अपन क्या कहते थे, थायामीन कह रहे थे। ठीक है, दिस विटामिन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम राइस ब्रेन, यानी कि जो चावल की भूसी होती है इससे इसे आइसोलेटेड किया गया था। यदि हम इसके आइडेंटिफिकेशन में स्ट्रक्चर की देखें या फिर सिंथेसिस इसे सबसे पहले किसने किया था, वो थे डॉक्टर R.R. विलियम्स। ठीक है, इन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखा, इसको आइडेंटिफाई किया, देन इसका सिंथेसिस किया था। ठीक है, विटामिन बी इज़ वाइडली नोन फॉर प्रिवेंटिंग डेफिशिएंसी डिजीज़ वेरी वेरी, यानी कि जो वेरी वेरी डिजीज़ होती है उसके प्रिवेंशन के लिए इस विटामिन को यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है विटामिन V1। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पर विटामिन V1 के बारे में। अब देखिए अपन इसका RDA देखें कि विटामिन VA का जो RDA है, ठीक है, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है, वो कितना है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B1 यानी कि थायामीन का कितना बताया गया यहाँ पे, जो इन्फेंट है उसके अंदर 0.3 से 0.5 मिलीग्राम पर डे है, चिल्ड्रन के अंदर 0.7 से 1.2 मिलीग्राम पर डे है, और एडल्ट के अंदर 1.2 से 1.5 मिलीग्राम पर डे है। वहीं यदि अपन प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन की बात करते हैं तो वो 1.3 से 1.5 मिलीग्राम पर डे है। यदि ICMR की बात करें तो उसने 1000 किलो कैलोरी के अंदर यदि हम बात करें कि कितना बताया है, जो अलाउंसेस है वो कितना डिसाइड किया गया है, तो एडल्ट की हम बात करते हैं तो 0.5 मिलीग्राम पर 100 किलो कैलोरी, ये किसके लिए बताया है, एडल्ट के लिए। ठीक है, वहीं यदि हम इन्फेंट की बात करते हैं तो वो बताया गया है 0.3 mg पर 1000 किलो कैलोरी, ये कितना बताया गया इन्फेंट के लिए। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पे डेटा दिया गया है 0.3 और 1.2 से लेके 1.5, ये किस में है, 1000 किलो कैलोरी के अंदर ये बताया गया है। ठीक है, ये ऊपर है, ये पर डे के हिसाब से बताया गया, लेकिन यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी के अंदर ये बताया गया कि यदि बंदा 1000 किलो कैलोरी ले रहा है तो उसके अंदर 0.5 मिलीग्राम कितना होना, क्या होना चाहिए, आपको विटामिन B1 होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए हम इसकी बात करते हैं कि जो डाइटरी सोर्सेज हैं वो क्या क्या हैं विटामिन B1 के। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो रिचेस्ट सोर्स है कि इसका थायामीन का, वो है आपका क्या, यीस्ट। ठीक है, यीस्ट आपका रिचेस्ट सोर्स है विटामिन V1 का। इसके अलावा हम बात करें तो जो सीरियल्स होते हैं, जैसे कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, मिलेट्स हो गए, इनकी जो आउटर लेयर्स होती है जिसमें भूसी कहते हैं अपन, ठीक है, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें विटामिन V1 देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो हम बात करें एनिमल प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं तो उसके अंदर आपका ऑर्गन मीट हो गया, फिश हो गया, या फिर नॉर्मल जो मीट होते हैं उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है। साथ ही अगर प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो आपके फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, होल ग्रेन सीरियल्स हो गए, इनके अंदर भी हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में हम बात करें तो यीस्ट के अंदर हमें इसको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं कि इसकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, वो इसके पूर सोर्स हैं, यानी कि इसके अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, मिलता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसके अंदर मिलता है यीस्ट के अंदर, ये हमें देखने को मिलता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का सबसे पहला फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ये किस तरीके से हेल्प करता है वो चीज़ देखिए। सबसे पहले जो विटामिन B1 है वो थायमिन पायरोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं TPP। ठीक है, विटामिन B1 किसके अंदर कन्वर्ट होगा, थायमिन पायरोफॉस्फेट के अंदर। और थायमिन पायरोफॉस्फेट क्या है, एक तरीके का कोएंजाइम है। ठीक है, TPP क्या है, एक तरीके का कोएंजाइम है। और ये जो TPP है ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा, जहाँ पे जाके आपका ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरुविक एसिड बनता है, देन पायरुविक एसिड आगे जाके क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। तो उसमें ये TPP क्या करता है, हेल्प करता है। अब जब ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर करेगा TPP, तो वहाँ पे जाके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले थायमिन के साथ क्या जुड़ेगा, ATP जुड़ेगा, देन क्या फॉर्म हो जाएगा, TPP फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब पायरुविक एसिड जो कि किससे बना है, पायरुविक एसिड
जो कि ग्लाइकोलाइसिस का बाई प्रोडक्ट है। अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, यहाँ पे टीपीपी जुड़ेगा, जो किसकी तरह काम करेगा, कोएंजाइम की तरह यहाँ पे काम करेगा। और अब ये यहाँ पर क्या बना लेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए, ठीक है। और एसिटिल कोएंजाइम ए दोनों को लिंक करने वाली चीज़ होती है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल होता है, उसको आपस में लिंक करती है कौन, एसिटिल कोएंजाइम ए। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प करता है, विटामिन बी वन हेल्प करता है। एक बार इसको दोबारा समझिए, विटामिन बी वन है यानी थायमिन है, वो एटीपी के साथ बाइंड अप होगा, ठीक है। एटीपी के साथ बाइंड अप होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीपीपी के अंदर, ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। अब टीपीपी जो है वो पायरुविक एसिड के साथ बाइंड करेगा और क्या बना लेगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बना लेगा। ये हम जब ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एसिटिल एसिड जो एसिटिल कोएंजाइम ए है वो किस तरीके से आपस में एक मिडिल प्रोडक्ट होता है क्रेब साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ में भी फंक्शन करता है विटामिन बी वन, ठीक है। कोई एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो हमारी ग्रोथ है वो ठीक प्रकार से नहीं होगी। इसके बाद आता है प्रॉपर हार्ट फंक्शनिंग, यानी जो हमारी हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग होती है उसमें विटामिन बी वन हेल्प करता है। तो ये कुछ फंक्शंस थे विटामिन बी वन के। इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म की। द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ थायमिन अकर्स इन द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जिसमें कि आपका जेजुनम आता है और इलियम आता है। इन दो पार्ट्स के अंदर इसका जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है वो हो जाता है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं कि किस प्रोसेस के द्वारा ये होता है, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा। तो एक्टिव मैकेनिज्म है तो सीधी सी बात है इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यानी एटीपी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। और सोडियम डिपेंडेंट जो एक्टिव मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे देखिए अपन बी वन डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि बी वन डेफिशिएंसी से कौन कौन से कॉजेज या फिर जो डिजीज़ हैं वो हम हो सकते हैं। तो सबसे मेन होती है विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से, वो डिजीज़ है वेरी वेरी, ठीक है। वो डिजीज़ कौन सी है आपकी, वेरी वेरी। वेरी वेरी के कुछ सिम्टम्स देखें हम तो एडिमा डेवलप ऑन लेग एंड फेस एंड ट्रंक, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं टेंस एंड स्वॉलन काफ मसल्स। इसके बाद इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, ये कुछ सिम्टम्स हैं किसके, वेरी वेरी के। इसके अलावा हम बात करते हैं कि नम्बनेस इन लेग्स, ठीक है, तो नम्बनेस और टिंगलिंग आ जाएगी लेग्स के ऊपर। इसके बाद होता है वीक पैरालाइज्ड मसल्स हो जाती हैं, ठीक है, कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर रहा है। तो जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा तो हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगी, तो वहाँ पर जो मसल्स हमारी वीक हो जाएंगी, ठीक है, पैरालाइज्ड हो सकती हैं। रैपिड हार्ट रेट, हार्ट की रेट है कभी डाउन हो जाएगी कभी अप हो जाएगी, तो वो रैपिडली चेंज होती रहती है। इसके बाद बात करते हैं लूज ऑफ कंट्रोल ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, जो मूवमेंट्स पे कंट्रोल है वो हमारा खोने लग जाएगा। इसके बाद जनरल मसल वीकनेस आ जाएगी, कन्फ्यूजन हो जाएगा, इमेंशिया हो जाएगा, जो कि एक किस तरीके का हम बात करें न्यूरिटिक सिम्टम्स हैं यहाँ पे, कन्फ्यूजन और इमेंशिया। इसके अलावा कॉग्निटिव डिक्लाइन भी हमें देखने को मिल सकता है। तो ये विटामिन बी वन की कुछ डेफिशिएंसी हैं जो हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। आगे विटामिन बी टू है जिसे राइबोफ्लेविन भी इसका केमिकल नेम कहा जाता है। ये क्या है, एक तरीके की वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि येलो कलर का एक एंजाइम होता है, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1970 के अंदर। अब हम इसके आरडीए की बात करते हैं कि विटामिन बी टू का आरडीए रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस कितना बताया गया है। तो इसके आरडीए की हम बात करें तो इसको इन्फेंट के अंदर 0.4 से 0.6 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रन के लिए 0.8 से 1.2 मिलीग्राम पर डे, एडल्ट्स के लिए 1.5 से 1.8 मिलीग्राम पर डे, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 1.4 से 1.9 मिलीग्राम पर डे हो जाता है। फिर भी हम यदि ICMR की बात करें कि उसने रिकमेंडेड कितना दिया है एक 1000 किलो कैलोरी के हिसाब से, तो वो यहाँ पे बताया जाता है 0.6 मिलीग्राम पर 100 किलो कैलोरीज, 1000 किलो कैलोरीज, इतना यहाँ पे बताया गया है सभी ऑल ग्रुप्स के लिए कि इतना होना चाहिए। ICMR ने इसको क्या किया, रिकमेंडेड किया है, ठीक है। अगली हम बात करते हैं कुछ कंडीशन ऐसी है जहाँ पे जो राइबोफ्लाविन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो वो कंडीशन कौन कौन सी है आपकी, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गई, इसके अलावा फीवर हो गया, स्ट्रेस ऑफ इंजरी हो गई, कोई सर्जरी हो गई, या फिर मेल एब्जॉर्प्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें बढ़ाती हैं आपके B2 के, यानी विटामिन B2 के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हैं, रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। आगे देखिए अपन डाइटरी सोर्स की बात कर रहे हैं, विटामिन B2 के डाइटरी सोर्स कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम बेस्ट सोर्स की बात करें कि जो राइबोफ्लाविन का बेस्ट जो सोर्स होता है वो क्या होता है, मिल्क या फिर मिल्क से बने प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये इसके बेस्ट सोर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके मीट हो गए, ठीक है, एग्स हो गए, लीवर हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर विटामिन B2 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगले हम बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट्स की कि प्लांट प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर हमें विटामिन B2 देखने के मिलेगा। तो आपके जो होल ग्रेन्स होते हैं जैसे आपके वीट्स हो गए, मिलेट्स हो गए, इसके अलावा पल्सेस हो गई, वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, इनके अंदर हमें विटामिन B2 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। आगे देखिए फंक्शंस ऑफ विटामिन B2 की बात करते हैं कि विटामिन B2 के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका कंपोनेंट ऑफ वेरियस रिएक्शन, ठीक है। हमें पता है कि जितना भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स होती है वो एक तरीके के कोएंजाइम के रूप में काम करती है, यानी जितने भी हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही होती है उनमें ये
कोएंजाइम की तरह काम करती हैं, यानी उनको इन्हेंस करने का काम करती हैं। तो इसी तरीके से जो विटामिन B2 है वो भी बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं उनके कंपोनेंट के रूप में काम करता है। जैसे आपकी कुछ रिएक्शंस की हम बात करें तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन रिएक्शन हो गई, तो उनमें ये एंजाइम के रूप में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो यदि हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो दो कंपोनेंट के फॉर्म में ये काम करता है, FMN के रूप में और एक होता है FAD के रूप में, ठीक है। ये दो कोएंजाइम हैं जिसके फॉर्म में ये काम करता है। FNN की फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और FAD की फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये दोनों कोएंजाइम हैं जो किससे बनते हैं, राइबोफ्लेविन के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, और ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जो कंपोनेंट ऑफ बेरियस रिएक्शन है ये काम करता है विटामिन B2। आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स, यानी जो लिपिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें भी ये कोएंजाइम के रूप में काम करते हैं, ठीक है। यानी लिपिड्स के जब मेटाबॉलिज्म होगा, जब उनको फैटी एसिड के अंदर चेंज किया जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसमें कोएंजाइम के रूप में काम कौन करता है, विटामिन B2 करता है, ठीक है। इसके बाद बात आती है कन्वर्जन ऑफ ट्रिप्टोफान टू नियासिन, ठीक है। ट्रिप्टोफान एक प्रकार का अमीनो एसिड है और नियासिन है वो विटामिन B3 होती है, ठीक है। तो जो एक्टिव विटामिन है वो नियासिन है, लेकिन इसका प्रीकर्सर कौन होता है, ट्रिप्टोफैन होता है। तो जो विटामिन B3 है, नियासिन जिसे कहते हैं, इसको इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनाने के लिए किसकी हेल्प ली जाती है, विटामिन B2 की हेल्प ली जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिप्टोफान को नियासिन के अंदर यदि इंटरचेंज करना है तो विटामिन B2 यहाँ पे काम करता है। एक तरीके से हम बात करें कोएंजाइम के रूप में ये काम करता है। आगे हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म किस तरीके से इनका होता है। तो राइबोफ्लाविन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड इन 3 फॉर्म्स, ठीक है। यानी जो राइबोफ्लाविन है वो फूड से 3 फॉर्म के अंदर ऑब्टेन की जाती है। जैसे FNN जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FAD इसकी फुल फॉर्म होती है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसकी और ये दोनों क्या हैं, बोथ कोएंजाइम्स हैं इन राइबोफ्लाविन इटसेल्फ। तो 3 फॉर्म में ये हमें देखने को मिल रही है, यानी फूड से ऑब्टेन की जाती है FNN की फॉर्म में, FAD के रूप में और राइबोफ्लाविन इटसेल्फ के रूप में, ठीक है। यदि एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ राइबोफ्लाविन टेक्स प्लेस बाय एक्टिव मैकेनिज्म इन अपर पोर्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक यानी GIT है उसका जो अपर पोर्शन होता है वहाँ पे जाके ये एक्टिव मैकेनिज्म के रूप में, एक्टिव मैकेनिज्म के द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है राइबोफ्लेविन को, ठीक है। यदि हम इसके मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम व्हेन टेकन अलॉन्ग विद मील्स, यानी मील्स के दौरान यदि इसको लिया जाता है तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा मैक्सिमम हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी के बारे में। यदि विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन कौन से डिजीज़ या फिर चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ऑब्जर्वेशन हम कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है जिस डिजीज़ का नाम है वो है कीलियोसिस, जिसका सिंपल मीनिंग होता है क्रैकिंग ऑफ लिप्स एट कॉर्नर, कि यानी जो हमारे लिप्स के कॉर्नर हैं वो फटने लग जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला होता है ग्लोसिटिस, जो कि है टंग बिकम रेड एंड शाइनी, जो हमारी जीभ है बिल्कुल रेड रेड हो जाएगी और शाइनी यानी बिल्कुल हम कहें लाइट रेड हमें शाइनी जैसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा होता है इंक्रीज वस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया, यानी कि जो हमारी आई की कॉर्निया होती है उसमें वस्कुलराइजेशन बढ़ जाता है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो करने लग जाता है और हमारी रेड है जो आइज़ है वो रेड होने लग जाती है, ठीक है। और कुछ इनके हम देखें तो देखिए स्टोमेटाइटिस ऑफ माउथ एंड टंग, यानी मुंह और जीभ है वो बिल्कुल लाल लाल हो जाएगी आपकी। इसके अलावा आयरन की कमी हो जाएगी तो एनीमिया हमें देखने को मिलेगा। माइग्रेन हेडेक भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लड शॉट आइज़, यानी कि जो हमारी कॉर्निया है उनमें वस्कुलाइजेशन बढ़ जाएगा तो हमारी आइज़ हैं वो रेड हो जाएंगी बिल्कुल। इसके अलावा सॉर थ्रोट हमें देखने को मिलेगा, हमारी जो स्किन है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। कॉर्निक डायरिया हो सकता है और आपके जो लिप्स हैं वो क्रैक हो सकते हैं और जो कॉर्नर हैं वो भी वहाँ से क्रैक हो जाते हैं, लाल कलर के होठ आपके हो जाते हैं, ठीक है। अगली विटामिन की हम बात करते हैं, इसे विटामिन B3 है, जिसे नियासिन भी कहते हैं या फिर इसको निकोटेनिक एसिड भी कहा जाता है। तो ये क्या है, देखिए नियासिन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ न्यूट्रिएंट विच प्रिवेंट पेलेग्रा, ठीक है। जैसे विटामिन B1 थी वो बेरी से हमें प्रिवेंट कर रही थी, इसी तरीके से जो विटामिन B3 है जैसे नियासिन कहते हैं ये हमें पेलेग्रा से प्रिवेंट करती है। तो इनकी एक पर्टिकुलर डिजीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो कि हमें ऐसे प्रिवेंट करती है। इट इज़ विटामिन विच इज़ कनेक्टेड विद सेवरल मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये भी बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं उनके साथ कनेक्टेड होती हैं, एज अ कोएंजाइम ये वर्क करती है, ठीक है। यदि हम इसके डेली अलाउंसेस की बात करते हैं, RDA की बात करते हैं B3 की, तो यहाँ पे यदि वोमेन की बात करें तो 14 मिलीग्राम पर डे बताया गया है। इसके अलावा मेन की बात करें तो 16 मिलीग्राम पर डे बताया गया है। प्रेगनेंसी या प्रेग्नेंट वोमेन की बात करते हैं तो 18 मिलीग्राम पर डे और एक लैक्टेटिंग वोमेन जो होती है उसके अंदर 70 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे जो RDA है वो फिक्स किया गया है। यदि ICMR की बात करें कि विटामिन B3 का पर 1000 किलो कैलोरी के लिए कितना बताया गया है तो वो 6.6 मिलीग्राम पर 1000 किलो कैलोरी यहाँ पे जो है वो फिक्स किया गया है विटामिन B3 का लेवल, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं कि
मेटाबॉलिक रेट है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर हमारी रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से इंक्रीज़ हो जाती है। तो कुछ कंडीशन है जैसे कि आपको फीवर आएगा या फिर स्ट्रेस ऑफ इंजरी होगा, सर्जरी होगा, तो वहाँ पे इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका आरडीए। आगे हम बात करते हैं इसको सोर्सेज़ के बारे में कि विटामिन बी3 के कौन कौन से सोर्सेज़ हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें पता है कि ट्रिप्टोफान ही किसके अंदर कन्वर्ट होता है। हमने विटामिन बी2 में देखा था कि जो ट्रिप्टोफान है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगा, नियासिन के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यदि ट्रिप्टोफान हम अपनी डाइट में इंक्रीज़ कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक नियासिन हमारी डाइट में जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ सकती है। तो सीधी सी बात है कि यदि हम ट्रिप्टोफान की बात करें, कितने ट्रिप्टोफान हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो प्रोटीन हमें मिल जाएगी, कितनी प्रोटीन हमें मिलेगी। तो यदि हम 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफान अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो उससे हमें 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन जो है मिल जाएगा, हमारी डाइट के अंदर मिल सकता है, ठीक है। यदि हम रिच सोर्स की बात करें कि विटामिन बी3 के से कौन से सोर्सेज हैं जो कि रिच सोर्स होते हैं, तो जो ग्राउंड नट्स होती हैं, ठीक है, ग्राउंड नट्स हैं वो रिच होती हैं निकोटिनिक एसिड के रूप में। और हम बात करें सबसे कम पुअर सोर्स कौन सा है, तो मिल्क इसका बिल्कुल पुअर सोर्स हो जाता है कि उसमें ना के बराबर नियासिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन मिल्क की बात करते हैं तो वहाँ से हमें ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड है बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जो ड्राइड यीस्ट होता है उसके अंदर ये हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा मीट हो गया आपका, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्स हो गए, फिश हो गई, इसके अलावा लीवर हो गया, होल सीरियल्स हो गए आपके यानी होल ग्रेन्स हो गए, लेग्यूम्स हो गए, नट्स हो गए, एवोकेडोज हो गए, तो इन सब के अंदर नियासिन हमें देखने को मिल सकता है। आगे देखिए फंक्शंस ऑफ विटामिन बी3 की हम बात करते हैं कि विटामिन बी3 के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे बेस्ट इसका जो फंक्शन आता है वो है कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम, ठीक है, यानी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि एक कोएंजाइम है, ठीक है, एनएडी जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनएडी, जो कि ये क्या है, कोएंजाइम है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो कि कोएंजाइम है जो नियासिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये कोएंजाइम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर करता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमें ये देखने को मिलता है जहाँ से हाइड्रोजन आयन जो निकलते हैं H+ उनको लेके जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में हम इस चीज़ को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे जो हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, यानी ब्रेन फंक्शन होता है उसको इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ जो हमारी हार्ट की हेल्थ होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है विटामिन बी3। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिवेंटिंग फ्री रेडिकल डैमेज, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं उनको उनसे बचाने के लिए, यानी प्रिवेंट करता है हमारी बॉडी को, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है। इसके अलावा हम बात करें मैनेजिंग डायबिटीज़, यानी डायबिटीज़ को मैनेज करने का काम करता है। कोई अदर हेल्थ इशू है हमारी बॉडी के अंदर उसे ट्रीट करने का ये काम करता है। मेटाबॉलिज्म को एनहेंस कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको लो करके रखता है, यानी उसको मेंटेन करके रखता है। जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव कर देता है। आगे हम बात करते हैं हार्मोन्स की तरह भी ये वर्क करता है, क्योंकि ऐसा कोएंजाइम ये हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है, तो हार्मोन के रूप में भी ये काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। आगे हम इसके एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो किस तरीके से इसका एब्जॉर्प्शन या फिर मेटाबॉलिज्म होता है वो देखिए। नियासिन इज रेडियली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। यदि हमने एक्सेस अमाउंट में इसको कंज्यूम कर लिया तो ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी कर दिया जाता है। लेकिन कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि नियासिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म में भी रह जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ट्रिप्टोफान इज वन ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड विच इज प्रिकर्सर ऑफ नियासिन। ये चीज़ हमने विटामिन बी2 में भी देखी थी और यहाँ भी हमें पता होनी चाहिए कि ट्रिप्टोफान है वो नियासिन का क्या है, एक तरीके का प्रिकर्सर है, और ट्रिप्टोफान को नियासिन में इंटरचेंज करने के लिए विटामिन बी2 की हेल्प लगती है, ठीक है। सो डाइट हैविंग इनफ ऑफ ट्रिप्टोफान प्रोवाइड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नियासिन। तो यदि हमारी डाइट के अंदर इनफ अमाउंट में ट्रिप्टोफान हो जाएगा तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में नियासिन भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से इसका मेटाबॉलिज्म और एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है। आगे हम बात करते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी3, कि विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ या फिर चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो वो विटामिन बी3 है उससे एक कॉमन डिजीज़ होती है, इसे पेलेग्रा कहते हैं, ठीक है। और ये नियासिन की कमी यानी विटामिन बी3 की कमी से हमें देखने को मिलती है। इस डिजीज़ को एक और नाम से लिया जाता है 4D डिजीज़ भी से कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 4 डिजीज़ इंक्लूड होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहले होता है डर्मेटाइटिस जो कि स्किन डिजीज़ है, डायरिया होता है, डेमेंशिया होता है, लास्ट में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो 4D डिजीज़ किसको कहा जाता है, पेलेग्रा को 4D डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। यदि हम पेलेग्रा के सिम्टम्स की बात करें तो कुछ अर्ली सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, वेट लूज हमें देखने को मिलेगा, फटीग, हेडेक, लूज ऑफ एपेटाइट, ये कुछ अर्ली सिम्टम्स हैं जो हमें देखने को मिलेंगे। कुछ इमोशनल चेंजेस भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है, इरिटेबिलिटी हो जाएगी, यानी जो पर्सन है वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंसोम्निया हो जाएगा। ये कुछ ऑब्जर्वेशन देखी गई इमोशनल चेंजेस विटामिन बी3 में या फिर हम कहें पेलेग्रा के अंदर। डर्मेटाइटिस हो सकता है जिसमें जो हमारे एक्सपोज्ड बॉडी सरफेस होते हैं, ठीक है, वो मोर एग्रीवेटेड हो जाएंगे, जैसे कि एग्रीवेटेड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे फोटो सेंसिटिव जो रेसेस हैं हमारे नेक के अंदर, हैंड्स के अंदर, आर्म्स, फिट,
ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, यानी जो हमारे कपड़े से कवर नहीं रहते हैं बॉडी एरिया, उनमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। जो हमारी स्किन है वो रफ़ हो सकती है, स्केली हो सकती है, यानी कि परतें वहाँ से झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और अल्सर्ड यानी कि झाले या छाले या फिर घाव जैसी चीज़ें हमारी स्किन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ पेलेग्रा के सिम्टम्स होते हैं। जब पेलेग्रा बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी यदि B3 की हो जाएगी, तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। यदि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की हम बात करें तो कन्फ्यूजन हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, हेलोसिनेशन हो सकता है, पुअर मेमोरी, ये सारे जो आपके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगली विटामिन की हम बात करते हैं विटामिन B5, या फिर जिसे पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। इसकी हम बात करते हैं तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर R.J. विलियम्स। ठीक है, डॉक्टर R.J. विलियम ने 1938 के अंदर इसको ऑब्जर्व किया या फिर इसको सिंथेसाइज किया था। ठीक है, इसके हम फूड सोर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से फूड सोर्स हैं जिनसे हमें पेंटोथेनिक एसिड मिल सकता है। तो सबसे पहले आता है फोर्टिफाइड सीरियल्स, इसके अलावा ऑर्गन मीट्स जैसे लीवर, किडनी हो गया, बीफ हो गया, चिकन ब्रेस्ट हो गया, मशरूम हो गए, एवोकेडो हो गए, नट सीड्स, डेयरी मिल्क, ये सारे अच्छे सोर्स होते हैं जिनसे कि हमें विटामिन B5 मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन B5 कि विटामिन B5 के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला इसका कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम ए, जो कोएंजाइम ए है उसका एक कंपोनेंट होता है विटामिन B5। Pantothenic acid act as component of coenzyme A. It is essential for fatty acid synthesis and their incorporation into membrane of phospholipid. यानी कि जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है उसके अंदर एसेंशियल होता है। इसके अलावा जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, फॉस्फोलिपिड्स बनती हैं मेम्ब्रेन के अंदर, उनमें भी इसका मेजर रोल होता है विटामिन B5 का। ठीक है, यदि कोएंजाइम ए की बात करते हैं तो कोएंजाइम ए इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए एंड डी। जो विटामिन ए और डी है उनके सिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है कोएंजाइम ए। देन कोएंजाइम ए के लिए एसेंशियल होता है कौन, विटामिन B5। इसके अलावा स्टेरॉइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनके सिंथेसिस में भी हेल्प करता है कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए आल्सो रिएक्ट विद पायरुविक एसिड टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए। तो जो कोएंजाइम ए है ये पायरुविक एसिड के साथ काम करता है, देन क्या बनाता है, एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है। एसिटिल कोएंजाइम ए जाके क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो आगे बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, यानी कि जो हमारी इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करने का काम करता है विटामिन B5। ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है। हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल हार्मोन के प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देता है या उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्ब, फैट्स, प्रोटीन। तो जो हमारी बॉडी में कार्ब्स, फैट, प्रोटीन है उनका मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें विटामिन B5 हेल्प करेगा, जिससे कि हमें एनर्जी टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोलिन एंड एपिनेफ्रिन, तो ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हैं, उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है विटामिन B5। ठीक है, आगे यदि हम इसके RDA की बात करते हैं कि जो इसका RDA है वो कितना बताया गया है, तो देखिए इन्फेंट के अंदर ये है 1.5 से 2.5 मिलीग्राम पर डे, चिल्ड्रंस के अंदर ये 5 to 8 मिलीग्राम पर डे हो जाता है। वहीं एडल्ट्स की बात करें तो 5 to 12 मिलीग्राम पर डे, और प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 10 to 15 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, एक्यूरेट रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो ये अभी नोन नहीं है। ठीक है, कि पेंटोथेनिक एसिड का एक्यूरेट रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक एडुकेट डेली इंटेक जो बताया गया है वो 4 to 7 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है एडल्ट्स के लिए। ठीक है, आगे देखिए डेफिशिएंसी, अगर देखें विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं, तो जो मेन इफेक्ट हैं जो पेंटाथेनिक एसिड की डेफिशिएंसीज हो सकते हैं, तो सबसे पहला है इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी, सूजन वहाँ पे आ सकती है। हेयर का लॉस हमें देखने को मिल सकता है, पिगमेंटेशन हमारी बॉडी के ऊपर हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्टिव फेलियर है वो भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एनीमिया होता है, यानी आयरन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। इम्पेयर्ड एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो डिप्रेशन हो सकता है, बॉडी के अंदर फटिकनेस आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, मसल क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, एब्डोमेन पेन और बर्निंग फिट। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि विटामिन B5 की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर है। अगले विटामिन की हम बात करते हैं विटामिन B6, या जिसे पायरिडॉक्सिन या फिर पायरिडॉक्सल एसिड कहते हैं। तो ये यहाँ पे विटामिन B6 है, 5 नहीं है, B6। तो विटामिन B6 कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पायरिडीन, पायरिडॉक्सिन, पैराडॉक्सल, यानी कि ये ग्रुप में चलती है विटामिन B6, जिसमें आपके पायरिडीन्स भी हो सकते हैं, पैराडॉक्सिन भी हो सकते हैं, पैराडॉक्सल भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो हमारा फूड है उसके अंदर तीनों फॉर्म विटामिन B6 की हमें देखने को मिलती है, लेकिन यदि हम इनके एक्टिव फॉर्म की बात करें तो पायरिडॉक्सल इस विटामिन B6 का एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं RDA की, कि RDA क्या रहता है विटामिन B6 का। तो इन्फेंट के लिए 0.3 मिलीग्राम पर डे यहाँ पे फिक्स किया गया है। चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम यहाँ पे फिक्स है। एडल्ट के लिए 1.6 से 2 मिलीग्राम पर डे बताया गया है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के लिए 2.5 मिलीग्राम पर डे RDA यहाँ पर विटामिन B6 के लिए फिक्स किया गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो विटामिन B6 का जो RDA है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी प्रोटीन है उसमें से कितनी प्रोटीन है वो मेटाबोलाइज्ड हो पाई है। तो ये विटामिन B6 के लिए भी डिपेंड करेगा, इसका अमाउंट भी हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है,
आगे हम डाइटरी सोर्स की बात करते हैं, विटामिन बी सिक्स के डाइटरी सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो द गुड सोर्स ऑफ पैराडॉक्सिन आर मीट, पोल्ट्री एंड फिश, ये कुछ बी सिक्स के डाइटरी सोर्सेज हैं। इसके अलावा होल ग्रेन्स आर गुड सोर्स ऑफ पैराडॉक्सिन, ठीक है, होल ग्रेन्स है। इसके अलावा बट ड्यूरिंग मिलिंग मोस्ट ऑफ पैराडॉक्सिन इज लॉस्ट, यानी जो माइलिंग प्रोडक्ट प्रोसेस होती है उसमें जो ज़्यादातर पैराडॉक्सिन है वो लॉस हो जाता है। इसके अलावा कुछ और सोर्सेज की हम बात करें जहाँ पे हमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी सिक्स देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोटैटोज़ की, जिसमें 0.25 मिलीग्राम हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं चिकन एग्स के अंदर, जिसमें 0.3 मिलीग्राम हमें देखने को मिल सकता है। इसके आगे हम बात करते हैं वॉलनट के अंदर, तो 0.76 मिलीग्राम हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा हम ट्यूना फिश की बात करें तो 0.95 मिलीग्राम। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स में देखें तो 1.35 मिलीग्राम, और जो पिस्ता होते हैं इसके अंदर 1.7 मिलीग्राम विटामिन बी सिक्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम फंक्शंस की बात करते हैं कि जो विटामिन बी सिक्स है उसके क्या क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है एक्ट एज कोएंजाइम, यानी कि कोएंजाइम के रूप में काम करता है। अब पायरोडॉक्सिन की एक्टिव फॉर्म की बात करते हैं, तो पायरोडॉक्सिल का जो एक्टिव फॉर्म है वो पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट होता है, ठीक है। एक्टिव फॉर्म क्या होती है इसकी, पायरोडॉक्सल फॉस्फेट, ठीक है, ये इसकी एक्टिव फॉर्म है। और एक्टिव फॉर्म के रूप में ये कोएंजाइम के रूप में यहाँ पे क्या करता है, काम करता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन होती हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन हो गया, इसके अलावा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, इनमें ये कोएंजाइम के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है कौन, विटामिन बी सिक्स, ठीक है। तो एक तरीके से नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हार्मोन फॉर्मेशन, यानी कि जो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है जिनका, उसके फॉर्मेशन में भी ये इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाता है। कुछ हार्मोन की हम बात करें, जैसे आपका एड्रेनलिन हो गया, इंसुलिन हो गया, इनके फॉर्मेशन में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें हेल्प आवर बॉडीज़ कन्वर्ट न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, यानी कि हमारी बॉडी में जो हमने न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उनको एनर्जी में कन्वर्ट कराने के लिए कौन हेल्प करता है, विटामिन बी सिक्स हेल्प करता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म आपकी प्रोसेस आ जाती है। हमारी बॉडी में यदि रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ाना हो या बनाना हो तो उसमें विटामिन बी सिक्स हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए आरएनए हो गए, उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम बात करें सपोर्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेन डेवलप होता है बच्चे का, उसमें ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसके अलावा कीप्स द हेल्थी फंक्शन ऑफ अवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा बैलेंस लेवल ऑफ होमोसिस्टीन इन द ब्लड, जो होमोसिस्टीन है उसके लेवल को मेंटेन करके रखता है, बैलेंस बना के रखता है हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। आगे हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो इसका इफेक्ट होता है वो नर्वस सिस्टम के अंदर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो पैराडॉक्सल फॉस्फेट है, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म है, कोएंजाइम है, वो सीधा अफेक्ट करता है हमारे सीएनएस को, ठीक है। तो यदि उसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर होगी तो कुछ नर्वस इरिटेटिबिलिटी हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। कन्वल्सिव सीजर्स हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स की हम बात करें, जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, उसमें आपके स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके अलावा डिप्रेशन, ये कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इफेक्ट इसकी डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलते हैं। एनीमिया हमें देखने को मिलता है, जिसमें माइक्रोसाइटिक एनीमिया हमें देखने को मिल सकता है पैराडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से। इसके अलावा जो ओरल और डर्मल लेशन होते हैं, जैसे कि विटामिन बी सिक्स डेफिशिएंसी में आल्सो रिजल्ट इन डर्मेटाइटिस, स्टोमाटाइटिस, ग्लॉसिटिस और कीलोसिस, इनमें भी विटामिन बी सिक्स का रोल होता है। जैसे कीलोसिस में आपकी जो कॉर्नर लिप्स के जो कॉर्नर हैं वो वहाँ से फटना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी जो होठ हैं वो रेड कलर के हो सकते हैं, ठीक है। अदर सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो आपके वोमिटिंग हो सकता है, वीकनेस, एटेक्सिया, नोजिया एंड एब्डोमिनल पेन, ये कुछ अदर सिम्टम्स हैं जो विटामिन बी सिक्स की डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलते हैं। अगली विटामिन की हम बात करते हैं, इसमें विटामिन बी सेवन या वैसे इसे बायोटिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो बायोटिन इज वन ऑफ सच विटामिन बी हुज डेफिशिएंसी डू नॉट अकर इन मैन एक्सेप्ट अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांस। इनकी विटामिन बी सेवन या फिर बायोटिन विटामिन एक ऐसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आती है जिसकी कॉमनली यदि हम बात करें नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसकी जो कमी है वो नहीं देखने को हमें मिलती, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस ऐसे आ जाते हैं कि इसकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, ठीक है। आरडीए की हम बात कर रहे हैं कि विटामिन बी सेवन की आरडीए कितना फिक्स किया गया है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड हैज़ एस्टिमेटेड दैट कंजप्शन ऑफ 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ बायोटिन इज सेफ, यानी कि 100 से 200 मिलीग्राम की रेंज में अगर आप बायोटिन ले रहे हैं तो उसका बिल्कुल सेफ बताया गया है। इसके अलावा यदि हम इन्फेंट की बात करें तो ये 35 to 50 मिलीग्राम इन्फेंट के लिए यहाँ पे बताया है। वहीं चिल्ड्रन के लिए इसकी रेंज थोड़ी बढ़ जाती है, तो 65 से 85 मिलीग्राम चिल्ड्रन में यहाँ पे ये फिक्स किया गया है। आगे हम इसके डाइटरी सोर्स की बात करें, विटामिन बी सेवन के डाइटरी सोर्स कौन कौन से हैं। तो जैसे आपके चिकन लीवर हो गया, बीफ लीवर हो गया, एग्स हो गए, मिल्क हो गया, इसके अलावा सैल्मन फिश, सनफ्लावर सीड्स, स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, एवोकाडो, ये सब आपके सोर्स हैं जिनके अंदर हमें एडिकेट अमाउंट में विटामिन बी सेवन या फिर बायोटिन हमें देखने को मिल सकता है।
आगे हम बायोटिन या फिर विटामिन B7 के फंक्शंस की बात करते हैं कि किस तरीके से फंक्शन करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें सेल ग्रोथ के अंदर सबसे पहले इसका यूज़ देखा गया, ठीक है, जो हमारी सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं उनके प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ ल्यूसिन, ल्यूसिन जो आपका एक तरीके का अमीनो एसिड है उसके मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्रैब साइकिल के अंदर मेजर रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसफर में भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा जो ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करने का ये काम करता है। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स के मेटाबॉलिज्म है उसके लिए एसेंशियल होता है। इसके अलावा जो ट्रिप्टोफान को नियासिन में ये कन्वर्ट करता है, वहाँ पे भी इसका कन्वर्जन में हेल्प इसकी देखी गई है, ठीक है। आगे हम डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि यदि विटामिन B7 की डेफिशिएंसी है तो कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में बात करते हैं तो डिप्रेशन या फिर हेलुसिनेशन हमें देखने को मिलता है। मसल्स के अंदर पेन होता है और एनोरेक्सिया, नोजिया हमें देखने को मिलते हैं। स्केली डर्मेटाइटिस हो सकता है। ड्रॉपिंग ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो ड्रॉप हो सकता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ डेफिशिएंसी हैं विटामिन B7 की। अगली इंपॉर्टेंट विटामिन की बात करते हैं तो वो है विटामिन B9 या फिर जिसे फोलासिन कहते हैं या फिर जिसे फॉलिक एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन एसोसिएट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, यानी कि ये एक ऐसी विटामिन है जो कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से एसोसिएट है, ठीक है। किस तरीके से वो हम देखेंगे। यदि हम इसके RDA की बात करें तो द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड इन अवर डाइट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय ICMR एंड एक्सप्रेस इन मिलीग्राम। इट्स रिक्वायरमेंट इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसकी जो रिक्वायरमेंट थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। इसकी जो रेंज डिसाइड की जाती है वो माइक्रोग्राम के अंदर डिसाइड की जाती है, ठीक है। जैसे आपके हेल्दी एडल्ट हैं उसके लिए 200 माइक्रोग्राम, ठीक है। और प्रेगनेंसी वुमेन है उसके लिए 500 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन वुमेन है उसके लिए 300 माइक्रोग्राम। इसके बाद चिल्ड्रंस की बात करते हैं तो 80 टू 120 माइक्रोग्राम यहाँ पे जो रेंज है वो फिक्स की गई है ICMR के द्वारा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डाइटरी सोर्स ऑफ विटामिन B9, यानी विटामिन B9 के डाइटरी सोर्स कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं। तो एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखिए लिवर हो सकता है, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एग यॉक के अंदर हमें विटामिन B9 देखने को मिलता है। प्लांट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं तो ऑरेंजेस हो गए, आपके डार्क लीफी वेजिटेबल्स हो गए, पीनट्स एंड बीन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो अदर सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपके स्पिनच हो गया, ठीक है, जिंजरली सीड हो गए, लेडी फिंगर हो गई, ग्रीन ग्राम दाल हो गई, करी लीव्स हो गए, वीट हो गया, होल वीट हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा राइप टमाटो हो गए। तो इनके अंदर हमें विटामिन B9 अच्छी मात्रा में देखने को मिल सकता है। आगे हम फंक्शंस ऑफ विटामिन B9 की बात करते हैं तो इसे फॉलेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे जो इसका मेन फंक्शन होता है वो मैचुरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ RPC में ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। और अदर फंक्शंस की हम बात करें तो अब सेल्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई में, यानी सेल्स की ग्रोथ में ये हेल्प कर रहा है। रेड ब्लड सेल्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल को फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है। जो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम है उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो इन्फेंसी यानी जो बच्चा है उसके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है और होमोसिस्टीन लेवल को बैलेंस करके रखता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। बाकी RBC में और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में इसका मेजर रोल होता है। आगे हम बात करते हैं डेफिशिएंसी की। तो द मेन डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ फॉलिक एसिड इज एनीमिया, यानी एनीमिया इसका क्या है, मेन फंक्शन है। हम बात करें डेफिशिएंसी का जो मेन सिम्टम है वो क्या, एनीमिया। और स्पेसिफिकली बात करें कि एनीमिया में भी कौन सा एनीमिया, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जिसके सिम्टम्स की हम बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं इसके हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स है रिडक्शन इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC के जो नंबर हैं वो वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करें लोअर्ड ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स लेवल, यानी जो प्लेटलेट्स लेवल्स हैं या ल्यूकोसाइट के जो लेवल हैं वो वहाँ पे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। लार्ज न्यूक्लियोटाइड सेल्स मे बी रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसके अंदर लार्ज न्यूक्लियोटाइड सेल्स उनका जो रिलीज है या उनकी जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अदर सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो आपकी वीकनेस हो सकती है, टायर्डनेस हो सकती है, डिस्निया हो सकता है, सोर टंग हो सकती है, एल्पिटेशन हो सकता है, ठीक है। फॉलेट डेफिशिएंसी प्रोड्यूस वेरी एडवर्स इफेक्ट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इसके बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें ये फीटस तक को डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। अगली विटामिन की हम बात करते हैं जो कि लास्ट विटामिन है हमारी, विटामिन B12 या जिसे साइनोकोबालमिन भी कहा जाता है। तो इट इज़ वन ऑफ द बी कॉम्प्लेक्स विटामिन विच कंटेन साइनाइड इन स्ट्रक्चर, यानी विटामिन B12 या फिर साइनोकोबालमिन एकमात्र ऐसी विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर जिसके अंदर साइनाइड हमें देखने को मिलता है। साइनाइड की हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रक्चर में ये हमें देखने को मिलता है। दिस विटामिन इज आल्सो नोन फॉर प्रिवेंटिंग परनीसियस एनीमिया, यानी ये एनीमिया का दूसरा टाइप है जिसे परनीसियस एनीमिया कहते हैं, उससे प्रिवेंट करके हमारी हेल्प करती है। विटामिन B9 थी वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से हमारी प्रिवेंशन कर रही थी।
अगले हम आरडीए की बात करते हैं। तो आईसीएमआर इसका जो रिकमेंडेड आरडीए बताया जाता है, मिनिमम सेफ लेवल, वो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से ये बिल्कुल फिक्स बताता है कि इतना आपका सेफ लेवल हो सकता है। फिर भी हम बात करें नॉर्मल एडल्ट के लिए 1 माइक्रोग्राम यहाँ पे बताया गया है। प्रेगनेंसी वुमेन के लिए 1.2 माइक्रोग्राम, लैक्टेशन वुमेन के लिए 1.5 माइक्रोग्राम और इन्फेंट और चिल्ड्रन के लिए 0.2 माइक्रोग्राम जो लेवल है बिल्कुल सेफ बताया गया है। आगे हम डाइटरी सोर्स की बात करते हैं। आगे हम डाइटरी सोर्स और विटामिन बी 12 की बात करते हैं। तो ये यहाँ पे विटामिन बी 12 है, इसको ठीक कर लें। हाँ, विटामिन बी 12 ऑप्टेंट ओनली फ्रॉम एनिमल फूड, यानी कि ये एकमात्र ऐसा विटामिन है जो केवल और केवल एनिमल फूड से ऑप्टेंट किया जाता है। कभी भी जो प्लांट्स होते हैं वो विटामिन बी 12 को सप्लाई नहीं करते हैं, प्लांट फूड्स के अंदर कभी भी हमें विटामिन बी 12 देखने को नहीं मिलेगा। तो सोर्सेज की हम बात करते हैं तो जितने भी एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, एनिमल फूड होते हैं, उनसे हमें ये विटामिन बी 12 देखने को मिलेगा। जैसे आपके मीट हो गया, रेड मीट हो गया, एग्स हो गए, आपके फिश हो गई, इसके अलावा जो क्रैब्स हो गए आपके, कर्ड हो गया, इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, उन सबसे हमें विटामिन बी 2 देखने को 12 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, फंक्शंस की हम बात करते हैं कि विटामिन बी 12 के कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो ये कीप द हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। हेल्प फ्रॉम आवर रेड ब्लड सेल्स, यानी इसमें ये हेल्प करता है। इसके अलावा हेल्प फॉर्म अवर जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, हेल्प बैलेंस लेवल ऑफ होमोसिस्टीन इन द ब्लड। ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं विटामिन बी 12 के। इसके अलावा हम बात करते हैं तो विटामिन बी 12 इज एसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड आल्सो ग्रोथ फॉर डिवीजन ऑफ द सेल्स, यानी कि डीएनए सिंथेसिस में ये हेल्प कर रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है। इसके अलावा ये हमारी सेल्स की ग्रोथ के लिए, डिवीजन के लिए भी हेल्प करता है। दूसरे फंक्शन की हम इसकी बात करते हैं तो ये कोएंजाइम के रूप में भी क्या करता है, काम करता है। कोएंजाइम किस तरीके से, जो होमोसिस्टीन होता है, ठीक है, तो होमोसिस्टीन है, इस होमोसिस्टीन को मेथियोनिन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे कौन एक्ट करेगा, विटामिन बी 12 एक्ट करेगा। तो होमोसिस्टीन के लेवल को मेंटेन करके रखता है ब्लड के अंदर, ऐसा कोएंजाइम की फॉर्म में ये वर्क करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो विटामिन बी 12 रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो विटामिन बी 12 है वो प्रिवेंट करता है न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। ठीक है, जो नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन स्थित होती है। इसके अलावा अगले फंक्शंस की हम बात करते हैं तो विटामिन बी 12 इज एसेंशियल टू प्रिवेंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट बाय सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ अराउंड नर्व फाइबर। जो नर्व फाइबर होते हैं उनके अराउंड एक माइलिन शीथ का सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से जो न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट होते हैं उनसे ये प्रिवेंट करता है विटामिन बी 12 हमारी बॉडी को। आगे हम बात करते हैं कि विटामिन बी 12 से जो डेफिशिएंसी है वो कौन सी है। तो पर्नीशियस एनीमिया हमें इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली कॉमन डिजीज बताई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी यूजुअली अकर्स बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसकी जो डेफिशिएंसी है उसका जो रीज़न बताया जाता है वो डिफेक्ट इन एब्जॉर्प्शन बताया जाता है। यानी कि यदि इसके एब्जॉर्प्शन में ही डिफेक्ट आ जाएगा तो फिर यहाँ हमें इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। पर्नीशियस एनीमिया के सिम्टम्स की हम बात करें तो बोन मेरो इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस मैच्योर आरबीसी। ठीक है, जो मैच्योर आरबीसी हैं उनको बोन मैरो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तो इसकी जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन को ले जाने की, कैरी करने की, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। देन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हमें देखने को मिलती है। फर्दर दिस रिड्यूस हीमोग्लोबिन कैरिंग कैपेसिटी कॉजेज पिलर एंड डिप्सनिया। ठीक है, तो ये जो रिड्यूस हीमोग्लोबिन बनाया है ये पेलर और डेजनिया को कॉज करता है, डिस्पनिया को कॉज करता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं तो एनोरेक्सिया एंड लूज ऑफ वेट, ये कुछ सिम्टम्स हैं। प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम, इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पर्नीशियस एनीमिया के सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपकी जो विटामिन हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।